जिस तरीके से बड़े बैंक्स, बड़े फंड्स, बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ मुनाफा कमाती हैं स्टॉक मार्केट से, इसी तरीके से एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो रिसर्च बैक्ड आइडियाज़ पर काम कर सकें और मुनाफा कमा सकें। जब ये वाली नीड अराइज होती है तो इसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, जिसमें डिफरेंट कंपनीज़ आती हैं, अपने आप को ऑफ़र करती हैं या अपनी कंपनीज़ का एक छोटा हिस्सा ऑफ़र करती हैं और इन्वेस्टर से पैसे लेती हैं और वो अपने पैसे अपने कारोबार में लगाती हैं। कि आप पहले उनका बिज़नेस देखें कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और क्या मुझे इस बिज़नेस का हिस्सेदार बनना है कि नहीं। पैसा बनाना आता है, यू नीड टू गेट द स्किल टू आइडेंटिफाई कि पैसा बना कौन रहा है। आप अपने काम पे फोकस करें और उस बिज़नेस को पैसे दें और बिज़नेस आपके ब्याह पे पैसे इन्वेस्ट करके पैसे बनाएगा। यहाँ पर तो आप कल कॉल करेंगे किसी को कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे बेचनी है, तो शायद ट्रांजैक्शन हफ्तों में जाके कंक्लूड हो। तो जो केस इस एक्विटीज़ के नेगेटिव में जाता है वो कहीं जाके उसके फेवर में भी चला जाता है। और इसमें ये भी है ना कि मेरी 100% भी स्टॉक मार्केट में और मुझे चाहिए ही 20%, और 100% मेरी रियल स्टेट में भी और मुझे भी इसमें से 20% चाहिए। जो ख़राब हालात होते हैं वो एक इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छे हालात होते हैं। इतनी मुश्किल एनवायरनमेंट में कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अच्छे मुनाफे बना रहे हैं और जब हालात बेहतर होंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, तो मैं क्यों आज उसका हिस्सा नहीं बनूं। बट इफ़ यू आर होल्डिंग फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर या 1 शेयर और अगर मार्केट क्रैश भी हो गया तो बिज़नेस तो उसी जगह पे खड़ा है ना। स्टॉक मार्केट से हट के भी अगर डबल शाह को इन्वेस्ट करने लिए दे दिए हैं तो ये केसेस तो बहुत और जगहों पर भी आ जाएंगे। स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलता कैसे है? अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं आप बहुत पैसे बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास वो सही इन्फॉर्मेशन है जो आपको पैसे बनाने में हेल्प करते। 10,000 रुपये कंसिस्टेंट डिसिप्लिन तरीके से आप इन्वेस्ट करते रहते, आप करोड़पति बन सकते हैं। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी अस्सलाम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। हम इस पूरी सीरीज़ को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाह रहे थे, जहाँ पे अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि इकॉनमी क्या होती है और आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। तो अब टाइम आता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे, जो कि है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि आप स्टॉक मार्केट होती क्या है। तो आज मैंने इन्वाइट किया है अली नवाज़, हु इज़ द CEO ऑफ चेज सिक्योरिटीज़। अली भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली भाई वाज बेसिकली इनवाइटेड इन कपल ऑफ आवर स्पेस एज वेल, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन गई उसमें। सो देयर इज़ अ गुड सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सुन रही है। अली भाई, बिफोर गेटिंग इनटू के स्टॉक मार्केट होती क्या है, अगर आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें, आपका बैकग्राउंड क्या था? जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अली भाई इस पॉडकास्ट पे जो है इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम अली नवाज़ है, मैं चेज सिक्योरिटीज़ मैंने फॉर्म की कुछ 2 साल हुए हैं इसको। इससे पहले मेरा बैकग्राउंड जो है वो इन्वेस्टमेंट्स का था। मैंने एक कमर्शियल बैंक के लिए कुछ 8-10 साल जो उनका एक्विटी पोर्टफोलियो है वो मैनेज किया है। आपकी वैसे क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन वगैरह की है? मेरी अर्ली एजुकेशन तो सऊदी अरेबिया से हुई। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया। स्कूलिंग और कॉलेज वहाँ से हुआ है। फिर यहाँ पर जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी से मैंने MBA और MS इन मैनेजमेंट साइंस किया है, और मैंने कैनेडियन सिक्योरिटीज़ इंस्टीट्यूट से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन। ये कब की बात है वैसे? सर ये बात है कुछ 2010 से 2012 के दरमियान की बात है, जिसमें मेरी सर्टिफिकेशंस भी वहीं से हुई है पैरेलल में, और मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हुआ है। बस वो करते ही साथ साथ जो है वो एक म्यूचुअल फ़ंड में अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पर उनके जो एक्विटी फ़ंड्स है अल्फला GHP इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, आई थिंक उसमें जो है वो मैंने 3 साल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किए, उनकी टीम में साथ था। और उसके बाद 2 मुख्तलिफ बैंक्स में उनके एक्विटी पोर्टफोलियोज जो है वो मैनेज किए थे। तो यहाँ से करियर स्टार्ट किया, और फिर चेज सिक्योरिटीज़ को फॉर्म करने का मकसद ये था कि जिस तरीके से प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करता है, चाहे वो बैंक्स हो या चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, अगर इसी तरीके से यही प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजमेंट जो है वो अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर करे तो जो है वो जो रिटर्न्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बनाते हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी बना सकते हैं। तो चेज सिक्योरिटीज़ को फॉर्म करने का मकसद ही ये था कि हम ये जो प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजमेंट है, ये आइडियाज़ जो हैं वो एक ब्रॉडर मासेस तक पहुँचाएँ, ताकि जिस तरीके से बड़े बैंक्स, बड़े फंड्स, बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ मुनाफा कमाती हैं स्टॉक मार्केट से, इसी तरीके से एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो रिसर्च बैक्ड आइडियाज़ पर काम कर सकें और मुनाफा कमा सकें।
ज़बरदस्त. सो यू बेसिकली फॉर्म दिस आफ्टर कोविड या कोविड के अराउंड आपने ये मैंने लाइसेंसिंग का प्रोसेस इसका 2021 के मिड से स्टार्ट किया था और ये एक्टिव हुई है जनवरी 2022 में. तो राइट 1 ईयर आफ्टर कोविड ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया ठीक था. हो गया. सो करंटली तो वैसे मार्केट्स में तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टाइम टू एंटर, बट आई स्टिल थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर एज वेल, ताकि जब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो यू विल बी इन ए बेटर प्लेस. अच्छा अली भाई, कमिंग बैक टू द टॉपिक अबाउट स्टॉक मार्केट. तो एक आम बंदे के लिए ना पाकिस्तान में मिथ ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं. सो 90% ऑफ द पीपल अनफॉर्चुनेटली हर फील्ड में ही ऐसा होता है, जो लॉसेस कर रहे होते हैं दे आर मोर वोकल, ज़्यादा उनकी आवाज़ें सुन रहे होते हैं. जो प्रॉफिट बना रहे होते हैं या पैसा कमा रहे होते हैं वो शायद आपको सोसाइटी में इतने नज़र नहीं आते हैं. तो अगर आप सिंपल अल्फाज में एक सॉर्ट ऑफ ए लाइफ साइकिल ऑफ ए बिज़नेस ही समझा दें, स्टॉक मार्केट तो मेरे ख्याल में एंड की चीज़ है, तो देन हाउ विल यू डिफाइन के स्टॉक मार्केट से पहले की जो लाइफ है एंड देन वाई स्टॉक मार्केट इज़ फॉर द कंपनी, उस पूरी जर्नी को अगर थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें. जी बिल्कुल. देखें, सबसे पहले अभी तो स्टॉक मार्केट को हम बिल्कुल हटा देते हैं. अभी हम कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक स्टॉक. कोई स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता. एक आपने कारोबार किया है और आप वो कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं या आप स्टार्ट कर चुके हैं और आप जो है वो उससे मुनाफा कमा रहे हैं या उसमें कोई एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि मार्केट में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है. अब आपको अपने बिज़नेस में एक वक्त ये एहसास हुआ कि अगर मैं जो हूँ वो इस तरीके 4 प्रोडक्ट और लॉन्च कर दूँ तो जो है वो कंपनी का मुनाफा यहाँ से यहाँ आ जाएगा या और बेहतर हो जाएगा. तो अब उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है, फाइनेंसिंग की ज़रूरत है. फाइनेंसिंग की 2 सूरतें हैं. या तो आप अपने किसी जान पहचान वाले से उधार ले लें, जिसको हम डेट फाइनेंसिंग कहते हैं, या तो आप कहें कि मैं किसी को इस वाले बिज़नेस में हिस्सेदार बना देता हूँ, जिसको हम इक्विटी कहते हैं, इक्विटी पार्टिसिपेशन दे देता हूँ. कि मैं उससे ये कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, ये जो मेरा बिज़नेस है इसमें मैं अब ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ, तो एक काम करो आप, ये मैंने 100 रुपये इसमें लगाए थे, इसमें से मैं 10 रुपये का स्टेक आपको दे देता हूँ, आप इसके मुझे 10 रुपये दे दीजिएगा और ये जो मेरे पास पैसे आएंगे इससे जो है वो मैं अपनी 4 प्रोडक्ट और लॉन्च कर दूँगा. बट ये आपने एक छोटे स्केल पे तो कर लिया, लेकिन और हो सकता है ये ट्रांजैक्शन हो भी जाएगी, बट हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो. तो फिर एक ज़रूरत आई एक ऐसी मार्केट प्लेस की कि जहाँ पर जो लोग या जो कारोबार अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या अच्छा कारोबार कर रहे हैं, अगर उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक जगह जाएं जहाँ से वो फंडिंग रेस कर सकें. अब वो फंडिंग अगर वो डेट के थ्रू लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक डेट कैपिटल मार्केट्स होती हैं, और अगर वो इक्विटी के थ्रू लेना चाहें तो वो इक्विटी कैपिटल मार्केट्स होती हैं. डेट कैपिटल मार्केट क्या होती है? क्या वो कहते हैं कि भाई मैं इस प्रोडक्ट से जो भी कमाऊँगा, इसका नफ़ा हो या नुकसान हो वो मेरा है, मैं आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो आपने जो मुझे पैसे दिए उस पर मैं दे दूंगा, और जब मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे या इतना मैं मुनाफा कमा लूँगा तो आपका असल मैं आपको वापस कर दूंगा. ये बेसिकली बैंक के थ्रू जो आप ये बैंक के थ्रू होता है. या आप फॉर एग्जांपल इसकी ज़रा एक और कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है जिसमें आप TFCs लॉन्च करते हैं, कमर्शियल पेपर लॉन्च करते हैं, सुकूक्स लॉन्च करते हैं. दूसरा तरीका है इक्विटी कैपिटल मार्केट्स का. इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में आप ये कहते हैं कि मैं किसी को हिस्सेदार बना देता हूँ, मैं जितना कमाऊँगा उसका एक सर्टेन पोर्शन उनको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा. तो इसमें कंपनी की जो है वो कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी, कोई डेट नहीं होगा, कंपनी पे कोई उधार नहीं होगा और क्लीन जो है वो कंपनी चलती रहेगी. लेकिन अब जब ये बहुत सारे बिजनेसेस को जब फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है तो इम्पॉर्टेंट है कि एक मार्केट प्लेस हो जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज आएँ, वो उन लोगों को जिनके पास पैसे हैं और उन लोगों को जिनको पैसों की ज़रूरत है वो आपस में मिले और वो एक डील जो है वो आपस में करें. जब ये वाली नीड अराइज़ होती है तो इसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, जिसमें डिफरेंट कंपनीज आती हैं, अपने आप को ऑफ़र करती हैं या अपनी कंपनीज़ का एक छोटा हिस्सा ऑफ़र करती हैं और इन्वेस्टर से पैसे लेती हैं और वो अपने पैसे अपने कारोबार में लगाती हैं, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं. टेक्निकली ये when you buy a stock you do not buy
सम यूनिट्स या कोई एक कागज़ या आपने कोई एक CDC अकाउंट का अपना, आप टेक्निकली उसका बिजनेस बाय कर रहे हैं। चाहे आप 1 शेयर बाय करें, चाहे आप 100 शेयर बाय करें, चाहे आप 1000 शेयर बाय करें, या चाहे आप लाखों बाय करें, आप उस बिज़नेस का एक यूनिट बाय कर रहे होते हैं, आप उस बिज़नेस में हिस्सेदार हो रहे होते हैं। आप अगर किसी कंपनी का 1 शेयर भी ख़रीदते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, क्योंकि आपने उस कंपनी में एक हिस्सा ले लिया। छोटा बड़ा वो अलग बात है। जब आप ये हिस्सेदार हो जाते हैं तो आप उस कंपनी में उसके मुनाफे के भी हिस्सेदार हो जाते हैं। अब ये हम आगे जाके इसके बात करेंगे कि वो मुनाफे के किस तरह हिस्सेदार होते हैं, डिविडेंड्स किस तरह मिलते हैं, बोनस शेयर्स किस तरह मिलते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर एक कंपनी 10 रुपये कमाती है और आपने उसके 1% शेयर लिए हुए हैं तो 0.1 रुपये के उसके मुनाफे के आप भी हिस्सेदार हैं। अब ये बेसिकली एक जो बोर्ड बैठता है कंपनी का, ये जो मैनेजमेंट होती है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो मुनाफा हमने 10 रुपये इस साल कमाया है, इसमें से हमें कुछ आगे डिविडेंड की फॉर्म में इन्वेस्टर्स को दे देना है, या वही पैसा हम आगे और प्रोडक्ट्स में या और एक्सपेंशन में वो कर दें। तो ये बेसिकली एक स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर बिजनेसेस फंड रेजिंग के लिए आते हैं। ये हो सकता है कि फिर जब वो बिज़नेस एक लिस्ट होता है तो उसमें फिर एक्टिविटी और ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, इट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इट। बट आप अगर एक स्टॉक मार्केट में आते हैं और आप उसका एक यूनिट लेते हैं तो हमारी इन्वेस्टर्स को रिकमेंडेशन भी यही होती है कि आप पहले उनका बिज़नेस देखें कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और क्या मुझे इस बिज़नेस का हिस्सेदार बनना है कि नहीं बनना है। अगर आप उस बिज़नेस में हिस्सेदार बन गए तो फिर आप देखेंगे कि उनकी जो आगे की ग्रोथ होगी वो आप उसके मुनाफे आपके साथ भी शेयर होंगे। तो ये मैंने आपको समराइज़ करके जो है वो बस मैं सवाल को इस तरीके से समराइज़ करूँगा कि इट इज़ अ प्लेस वेयर यू बाय एंड सेल बिजनेस। बिल्कुल सही है। एक चीज़ जो इधर समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ ए रिस्की बिज़नेस, जो कि है, यानी आप मुनाफा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्ट होती हैं वो अपने इनिशियल फेज़ ऑफ बिज़नेस में नहीं होती। वो एक एक्स रेवेन्यू, एक एक्स बिज़नेस, एक एक्स मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं। और ज़्यादातर कंपनीज़ इसीलिए आती हैं कि वो अपना जो बिज़नेस एक्सपेंड करें और उस कैपिटल को यूज़ करके और ज़्यादा मार्केटिंग करें या और बिज़नेस एक्सपेंड करें। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, जो बिज़नेस एक्चुअली बहुत ही स्टार्ट में स्टार्ट होता है, जिसमें VC फंडिंग वगैरह काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, हाई रिस्क होता है, लेकिन बाय द टाइम वो जो स्टॉक मार्केट में आती हैं एक ऑलरेडी मैच्योर बिज़नेस होता है, जिसमें एक ऑलरेडी इनकी कस्टमर बेस होती है और कंपैरेटिवली आपका रिस्क उतना नहीं होता जो कि बिल्कुल इनिशियल फेज़ में होता है। आपका रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है। रिस्क अभी भी है, लेकिन वो जो रिस्क कम है, दैट इज़ द मेन थिंग जो कि हमें बताने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें जब एक कंपनी लिस्ट होने आती है तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती है। SECP और PSX जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसने ये इंश्योर किया है कि रेगुलेशंस इस तरीके से बनी हो कि जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर या रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। उसके लिए जब एक कंपनी लिस्ट होने आती है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, कि उसकी प्रीवियस प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3-5 साल की ये होनी चाहिए, उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल ये होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट इतनी क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो इस तरीके के एक एक्सटेंसिव जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर एक कंपनी फुलफ़िल करती है, इसका मतलब है ये वही कंपनी फुलफ़िल करेगी जो कि स्टार्टअप फेज़ में नहीं होगी, वो एक रिलेटिवली एस्टैब्लिश्ड होगी और वो पैसे अपनी ग्रोथ को फंड करने के लिए जो है वो रेस कर रही होगी। बीच में जब ये प्राइवेट एक्विटी और जब अर्ली स्टेज बिजनेसेस को जब अपनी फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ी तो एक जेम बोर्ड भी है जो कि कुछ साल पहले ही फॉर्म हुआ है, जिसमें रिलेटिवली वो कंपनीज लिस्ट होती हैं जो अपनी अर्ली स्टेजेस पर होती हैं। उसकी गाइडलाइंस बिल्कुल डिफरेंट है, उसके रिस्क पैरामीटर्स डिफरेंट है। बट ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिसको हम मेन बोर्ड कहते हैं, या जो मोस्टली कंपनीज जो लिस्टेड हैं, उनमें से बहुत सारी कंपनीज अपनी वो इनिशियल स्टेजेस पे नहीं हैं। उन्होंने वो रेगुलेशंस पूरी की हुई है और वो रेगुलेशंस पूरी करने के बाद लिस्टेड हैं इस वक्त। और इसमें अगर कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो व्हाट आर द रेगुलेशंस या व्हाट आर द की थिंग्स जो कि कंपनी को बतानी ही पड़ती है अपने शेयर होल्डर को। इट कुड बी क्वार्टरली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी पब्लिक करनी है आपको, हाफ ईयरली हर क्वार्टर के बाद आपने अपनी प्रोग्रेस बतानी है। मैं तो अभी पाकिस्तान में ये भी देख रहा था, वो छोटी सी मूवमेंट ऊपर या नीचे जाती है तो एक कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती है, भाई इसमें हमारा कोई कसूर है ना, कोई न्यूज़ है, ये हम नहीं है। बिल्कुल यहाँ तक की भी रेगुलेशंस, अगर इसको थोड़ा ब्रीफली आप बता सके। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि
हम ये नहीं बात करते कि कंपनीज़ को क्या बताना ज़रूरी होता है, हम ये इस पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं कि एज एन इन्वेस्टर अगर मैं एक कंपनी का हिस्सेदार बनता हूँ या मैं उसके शेयर्स लेता हूँ तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर मैं एक कंपनी का शेयर लेता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी की प्रोग्रेस क्या है और वो कितना मुनाफा कमा रही है, उसकी बैलेंस शीट किस साल में है, उसने कितनी सेल्स की है, उसकी कॉस्ट क्या है। टेक्निकली ये सारी कंपनीज़ पर ये कंपनीज पाबंद है कि वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को वैसे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट एक अनाउंसमेंट सेक्शन है, लेकिन वो अपने इन्वेस्टर्स तक पहुँचाएँ। तो PSX की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, उन कंपनीज़ की अपनी वेबसाइट पे जो है वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। फिर अगर उन कंपनीज़ में कोई मटेरियल डेवलपमेंट होती है, यानी अगर उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट किया है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या कोई उन्होंने उनके प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आइडियली वो कंपनीज़ जो हैं वो PSX पे नोटिस के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स को बताती हैं कि हमारी कंपनीज़ में जो है वो हमने ये नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, या हमारे प्लांट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से 2 हफ्ते बंद है। तो वो सारी जो बिज़नेस से रिलेटेड जिसको हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो सारी वो फ़ौरन जो है वो PSX में रिपोर्ट करती है और वहाँ से इन्वेस्टर्स तक पहुँच जाती हैं। इसके अलावा एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो वो जो PSX की वेबसाइट्स पर आते हैं और इन्वेस्टर्स तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अब जो कुछ पिछले सालों में रेगुलेशंस में चेंज हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज़ हर क्वार्टरली अनाउंसमेंट के बाद कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस किया करती हैं, जिसमें वो ये मौका देती हैं एनालिस्ट को और इन्वेस्टर्स को कि वो उसमें पार्टिसिपेट करके अगर उनको कंपनी के हवाले से कोई सवालात हैं तो वो उनकी मैनेजमेंट से पूछ सकें। फिर हर साल एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है जिसको AGM हम कहते हैं, उसमें इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी मैनेजमेंट से सवाल कर सकते हैं। तो बेसिकली रेगुलेशंस इस तरीके की डेवलप्ड है कि जिसमें SECP और PSX ये इंश्योर करता है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट रहे और वो अपनी इन्वेस्टर्स को वो सारी इन्फॉर्मेशन दे जो कि एक इन्वेस्टर को ज़रूरत होती है। ज़बरदस्त। खैर हर एक की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा एपिसोड होता है जब आप कज़न के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और कज़न शुरू में तो सारे पैसे आपसे 50-50 पर लेते हैं, लेकिन आप अपना काम कर रहे होते हैं, कज़न बिज़नेस चला रहा होता है और ऑल ऑफ ए सडन जब बिज़नेस चल पड़ता है कज़न कहता है भाई ये पैसे रख लो, या ये तो तुम्हारी तो इनपुट ही कोई नहीं है। सो ये इतने ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि आप जब इस भरोसे पे किसी अपनों के साथ करते हो, देयर इज़ ए बिग चांस कि आपको वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आप कोई लखत पढ़त या कोई साइन तो कर नहीं रहे होते हो, ज़ुबानी कलामी चीज़ें होते हैं, बाद में जिरगे बैठते हैं, लेकिन इवेंचुअली होता कुछ नहीं है, सेटलमेंट होती है और आप बिज़नेस से आउट ही होते हो। तो मेरे ख्याल में लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इससे ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई बिज़नेस पे आप पार्टिसिपेट, जिसमें कोई बिज़नेस आपको ये नहीं कहता कि भाई आपकी यहाँ पे हमें प्रेजेंस चाहिए, करोगे तो हम कुछ पैसे कमाएंगे। बिज़नेस कहता है भाई आप शेयर होल्डर हो, अगर शेयर होल्डर हो तो बर बैठे हुए अपना काम करो, हम आपके बिहाफ पे अपना काम कर रहे हैं। एंड मैंने कुछ कॉर्पोरेट में ब्रीफिंग वगैरह इस तरह भी दी है, पीपल गेट वेरी हैप्पी कि हमें बोनस मिला है। बोनस तब आपको मिलता है जब आप बिज़नेस को कोई ग्रो करके उसमें करते हैं। इवेंचुअल जो बेनिफिशियरी है वो आपका शेयर होल्डर ही है। अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो शेयर होल्डर को ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में ना, एक तो सबको अपना काम छोड़ के अपना बिज़नेस करने की ज़रूरत है। अगर आप इस पर थोड़ा सा डालें कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं और आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बिरयानी की ही रेस्टोरेंट खोलना है। देयर आर सो मैनी बिजनेसेस जो चल रहे हैं, चलते फिरते, जिनको पैसा बनाना आता है। यू नीड टू गेट द स्किल टू आइडेंटिफाई कि पैसा बना कौन रहा है। आप अपने काम पे फोकस करें और उस बिज़नेस को पैसे दें और बिज़नेस आपके ब्याह पे पैसे इन्वेस्ट करके पैसे बनाएगा। ठीक है, हमारे शायद जो आपने अर्ली पार्ट ऑफ कॉन्वर्जेसन में की कि मार्केट में एक फेयर होता है कि वॉलेटिलिटी का एक फेयर होता है। देखिए, अगर आप इस वक्त मैं आपसे ये कहूँ कि एक मेरे पास एक बिज़नेस है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है और वो बिज़नेस जो है वो आप 10 रुपये देंगे और वो 1 साल में 5 रुपये कमाता है और 2 साल में टेक्निकली जो है वो जो आपने पैसे डाले होंगे उसमें वो 2 साल में वो आपको पैसे वापस कर देगा। अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा और लेट मैन टर्म्स में कर दूं कि तो पे बैक पीरियड 2 साल का है, ठीक है।
हम स्टॉक मार्केट में इसको किसी और लैंग्वेज में कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग इसकी 2 टाइम्स है। अगर हम नॉर्मल कारोबारी ज़बान में बात करें तो हम कहें कि एक कंपनी 10 रुपये कमाती है, 5 रुपये वो 1 साल का मुनाफा दे देगी या कर लेगी मुनाफा। तो आज आप उनसे कहेंगे कि मुझे, और ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, आज आप मुझे फ़ौरन पैसे दे देंगे कि इससे अच्छा कारोबार कौन सा है कि जिसमें जो है वो 2 साल में मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। और मैं उस पैसों के ऊपर अगर कोई एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम भी लगा दूं कि ये XYZ बिज़नेस है जो कि पाकिस्तान की बहुत मशहूर ब्रांड नेम है, इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका आया है। अच्छा, इसका एडवांटेज, इसमें आप इन्वेस्टमेंट फ़ौरन कर देंगे क्योंकि इसकी प्राइसेस आपको फ्लक्चुएट है तो होती हुई रोज़ नहीं दिखती हैं। ठीक है, सिर्फ इस कारोबार में और बी कारोबार जो मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक फ़र्क ये है कि इसमें रोज़ आपको उसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती हुई नहीं दिखेगी। बनिस्बत जो मैं बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, एक स्टॉक ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में जो कि 2 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, यानी उसकी अर्निंग्स जो है वो 5 रुपये है, उसकी प्राइस 10 रुपये है, वो भी 2 साल में उतना ही कमा लेगा जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन उसमें के साथ प्रॉब्लम, वो भी एक बहुत अच्छे ब्रांड नेम का शेयर है, वो ऐसे ब्रांड नेम है कि जो आज आप दोबारा ये बिजनेसेस जो हैं वो शायद कभी खड़े ही नहीं हो सकते। मिसालन मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, मीज़ान बैंक की मिसालन, इतना बड़ा इस्लामिक बैंकिंग का नेटवर्क, इतना प्रॉफिटेबल नेटवर्क, दोबारा अगर आज किसी को खड़ा रहना है, चाहे वो इससे डबल कैपिटल के साथ भी आ जाता है, ये इतनी बड़ी मार्केट पेनिट्रेशन अगर होगी तो बहुत सालों का काम है और शायद भी वो इस सक्सेस को रेप्लिकेट ना कर सके, क्योंकि उस वक्त जब उसने ये इस्टेब्लिश कर लिया था तब कंपटीशन रिलेटिवली कम था, आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा इस्लामिक। आज मुझे उसी बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, वो आज मुझे 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है, वो प्रॉफिटेबल भी है, वो डिविडेंड भी देता है। लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि उसकी प्राइस मुझे रोज़ फ्लक्चुएट होती हुई दिखती है। तो अगर मैं इसमें इस तरीके से हिस्सेदार बनूं कि मैं इसकी प्राइस को शॉर्ट टर्म में ना देखा करूं और उसमें मैं सिर्फ ये देखूं कि हर क्वार्टर में उसने मुझे मुनाफा क्या कमाया, मुझे क्या दिया, और जब मुझे पैसों की जब दोबारा ज़रूरत होगी तब मैं उसको खोल के देखूंगा कि आज उसकी मार्केट प्राइस क्या है, तो मेरे सारे मसले सॉल्व भी हो जाएंगे और मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बराबर हो जाएगा। अब बात यह है कि प्राइसेस फ्लक्चुएट क्यों करती हैं। प्राइसेस फ्लक्चुएट तो इस वजह से करती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केट प्लेस है जिसमें लोगों को कई ज़रूरियात होने की वजह से वो स्टॉक्स बेचते भी हैं और वो ख़रीदते भी हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसमें बहुत शॉर्ट टर्म व्यू के साथ भी ट्रेड करते हैं। लेकिन जिस तरह आप ऑप्शन ए में आपको ये यकीन है कि ये इतनी अच्छी कंपनी है कि 10 रुपये में लगा रहा हूँ, 5-5 रुपये कमा रही है, तो ये जब भी मैं ये वापस बेचने जाऊँगा कोई और ख़रीदार आ जाएगा जो कम से कम या तो इस प्राइस पे ले लेगा या तो इससे बेहतर प्राइस पे ले लेगा। तो आपको ऑप्शन बी करते हुए भी अगर आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग टर्म के लिए किया है, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि अगर ये कंपनी इसी तरह परफॉर्म करती रही तो इससे बेहतर प्राइस पे मेरा ख़रीदार मुझे आ जाएगा। और बाय द वे ये फ्लक्चुएशन ही है, अगर प्रॉपर्टी भी आपको इसी तरह फ्लक्चुएट करते हुए किसी मार्केट पे नज़र आए, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास प्रॉपर्टी रहेगी भी कभी। बिल्कुल ऐसे ही, और शायद प्रॉपर्टी तो इतनी लिक्विड भी नहीं है। अगर आज आपको कोई चीज़ लेनी जा रही है तो देयर इज़ नॉट, ये अगर एक नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए तो शायद एक पॉजिटिव भी है कि अगर कल सुबह को आपको पैसों की ज़रूरत है तो इररिस्पेक्टिव प्राइस नीचे है या ऊपर है, आपको वो अपनी इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी मिल जाएगी। यहाँ पर तो आप कल कॉल करेंगे किसी को कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे बेचनी है, तो शायद ट्रांजैक्शन हफ्तों में जाके कंक्लूड हो। तो जो केस इस एक्विटीज़ के नेगेटिव में जाता है वो कहीं जाके उसके फेवर में भी चला जाता है। और इसमें ये भी है ना कि मेरी 100% भी स्टॉक मार्केट में और मुझे चाहिए ही 20%, और 100% मेरी रियल स्टेट में भी और मुझे भी इसमें से 20% चाहिए, तो उसको ना बेचने के लिए मैं डेट ले लूँगा, मैं प्रॉपर्टी नहीं बेचूँगा। जी बिल्कुल। और मैं एक टेंशन रखूँगा और कल को प्रॉपर्टी नीचे गई तो डेट के ऊपर मेरा लॉस भी चल रहा होगा। यहाँ पे एटलीस्ट ये है प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन 20% को आप सेल करके 80% रख सकते हैं इफ़ यू थिंक कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आपको अगर मिल बिल्कुल ऐसा ही है। सो आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि बिज़नेस को बिज़नेस लेना चाहिए। जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं अगर अपना बिज़नेस करूँगा ना तो मैं कभी भी इतना
मेंटली इतना डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज आई नो कि मेरे बिज़नेस में मैंने ये अगर, और अभी भी अगर हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में थोड़ी मंदी जा रही है, ज़रा आप अपना बिज़नेस खोल के देखें, आज आपको लग समझ आएगी कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही और है। ऐसी बात नहीं है कि आपने देखे हों कि आज मंदी चल रही थी तो 3 लोगों ने दुकानें बंद करके चले गए। आपके अगर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बुरे जाते हैं तो आपको 1 क्वार्टर में पिछले 3 क्वार्टर का मुनाफा भी हो जाता है। एंड सेम गोज़ विद दी स्टॉक मार्केट बिजनेस एज वेल। जब थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिकली कोई मसले चल रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो इतने बड़े जाइंट्स ऑलरेडी हैं, कुछ ना कुछ तो अभी जिस तरह हम भी डिस्कस कर रहे थे, साइक्लिक का बिहेवियर सॉर्ट ऑफ चल रहा है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन सीमेंट सेक्टर में तो ज़बरदस्त सॉर्ट ऑफ रिज़ल्ट दिए हैं, बिल्कुल ही बरअक्स रिज़ल्ट था। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट पे लोग इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करते दे से कि यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। सो मैनिपुलेशन को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इधर? जी, देखिए, मैनिपुलेशन तो आप मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैनिपुलेशन जो है वो यहाँ पर नहीं होती है, बट मैं तो आपसे इसको इस तरीके से रिलेट करूँगा कि मैनिपुलेशन तो हर मार्केट में पॉसिबल है और हर मार्केट में होती है। मिसालन हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में शुगर माफिया की बात होती है कि वहाँ होर्डिंग हुई है। फिर अक्सर हम सुनते हैं कि वीट में होर्डिंग हुई है। फिर हम अक्सर जो है वो फूड में देखते हैं, वेजिटेबल्स में और डिफरेंट चीज़ों में। तो देखिए, हर जगह पर गुड प्लेयर्स होते हैं, हर जगह पे बैड प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हों। देयर आर बिग फिशेस, देयर आर स्मॉल फिशेस। और जब कोई एक बड़ी फ़िश आएगी या एक कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा, वो अपने साइज़ के हिसाब से आएगा, और जब वो अपने साइज़ के हिसाब से आएगा तो वो मार्केट में डिस्टॉर्शन भी पैदा करेगा या प्राइस की मूवमेंट को इम्पैक्ट करेगा। और एक छोटा इन्वेस्टर करता है तो वो प्राइस को इम्पैक्ट नहीं करता है। देखिए, यहाँ पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एनरॉन जैसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पर मैनिपुलेशंस हुई हैं, और ये यहाँ पर भी कुछ केसेस हैं और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बट इस वक्त मार्केट जो है वो हमारी देखिए, हमें ये बात जहन में रखनी है कि जो भी मैनिपुलेट कर सकता है या करता है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी चीज़ को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। अगर आपके बिज़नेस की वर्थ आज 100 रुपये है तो मैं कुछ टाइम तक ही उसकी वर्थ को 300 रुपये या 50 रुपये रख सकूँगा, ठीक है। और हमें एक बात जहन में रखनी है कि जो सही वर्ड होता है वो वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट ही होता है, कि मार्केट जो है वो अपनी ट्रू वैल्यू या फेयर वैल्यू पर देर से या पहले आ जाती है। जो मैनिपुलेशन है उसको एज ए सीपी और रेगुलेटर्स पीएसएक्स ने जो है बहुत हद तक इसको पर कंट्रोल किया है। इसको बहुत ज़्यादा जो है, जो आपने ये कहा कि एक स्टॉक एक्सचेंज में अक्सर नोटिसेस आ जाते हैं कि जो है वो आपकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गई है, तो आप ये बताएं रीज़न क्या है। तो इसके पीछे एक वजह है, इसके पीछे वजह ये है कि कहीं ऐसा उनको ये इंश्योर करते हैं कोई ऐसी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से मार्केट प्राइस तो बढ़ गई है, इनसाइडर्स को पता थी लेकिन ये नॉर्मल शेयर होल्डर तक को नहीं पहुंच सकी। तो वो ये इंश्योर करती है या वो पूछती है कंपनी से कि आप बताएं अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम वो इन्फॉर्मेशन आप नोटिस के थ्रू बताएं ताकि वो सारे इन्वेस्टर्स तक पहुंच जाए। इस तरीके के और बहुत सारे इकदाम है। एससीसीपी में सर्वेलेंस यूनिट्स बने हुए हैं, पीएसएक्स ने बहुत काम किया है इसके ऊपर, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन को बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन मैं इसका जवाब इस तरीके से दूँगा कि अगर एक कॉमन इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसको सिर्फ एक काम करना है, उसको एक अच्छा स्टॉक लेना है, अच्छी प्राइस पर लेना है, अच्छी फंडामेंटल वैल्यू पे लेना है, और लेकर ये फेथ रखना है कि ये जो मेरी बाइंग वैल्यू है और जो फेयर वैल्यू मैं आगे देख रहा हूँ, मार्केट इवेंचुअली उस फेयर वैल्यू पर आ जाएगी। बीच में जो भी प्राइसिंग डिस्टॉर्शंस हो इवेंचुअली मुझे मिल जाएगा, और जो डिविडेंड्स और बोनस से इनकम आती है वो तो बिल्कुल अलग है, लेकिन मार्केट प्राइस जो है वो अपनी फेयर वैल्यू पर आ जाएगी, और जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो मार्केट प्राइस उसको उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेगी। बीच की जो मैनिपुलेशन जितनी भी होगी वो शॉर्ट टर्म होगी और मार्केट जो है वो दोबारा एडजस्ट कर जाएगी अपने नॉर्मल बिहेवियर पे। अच्छा अली भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, इतनी नेगेटिविटी मार्केट्स में हमने दी हुई है, लेकिन उसके बरक्स जिस तरह आपने पहले बात की थी कि अगर आपने
एक ऐसे बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया होता जो स्टॉक मार्केट रिलीज नहीं है, तो सॉर्ट ऑफ आपका वे ऑफ थिंकिंग ही डिफरेंट हो जाता है। स्टॉक मार्केट में आने के बाद क्योंकि आप इतनी ज़्यादा न्यूज़ और इतना पैनिक में आप रहते हैं कि अच्छे बिज़नेस पे आप उस पर टिक ही नहीं सकते। मैं आपको एग्जांपल वैसे दे देता हूँ। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स हमारी पेट्रोलियम को देख लें, वो 5 साल पहले भी 1500 का था, तो आज भी 1500 का है। तो एक आम इन्वेस्टर जब ये देखता है कि वो 1500 का ही है, तो दैट मीन्स कि उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आई है। लेकिन फंडामेंटली नीचे देखें, जब वो 5 साल पहले 1500 रुपये का था, तो उस वक्त वो 12 PE के ऊपर था, यानी आप 12 रुपये के एवज 1 रुपया अर्न कर रहे थे। आज जो 15 रुपये का 1500 या 1600 रुपये का है, तो आज वो 3.5 PE के ऊपर बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका रेवेन्यू बेहतर हुआ है, प्राइस उधरी खड़ी है और उसकी प्राइस टू अर्निंग और चीप हो गई है। तो इसको आप कैसे करते हैं ना कि एक आम बंदा किस तरीके से देखे यार? देखिए, जो ख़राब हालात होते हैं वो एक इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छे हालात होते हैं, क्योंकि जो उसको अगर अपनी, देखिए हर इन्वेस्टर को, जब हम बहुत सारे और शोज़ पर, आपकी भी पॉडकास्ट पर ये बात बार बार जो है वो कही जाती है कि अच्छे स्टॉक्स लें और स्टॉक्स जो हैं वो अपनी फंडामेंटल को देखते हुए लें। अब इसका क्या मतलब है? देखें, अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि एक फ़ोन है, मिसालन आईफोन है, और ये 4 लाख रुपए की जगह मिल रहा है डिस्काउंट में 2.5 लाख रुपए का, तो आप शायद उसको लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 4 लाख रुपए की चीज़ 2.5 लाख रुपए में मिल रही है। एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ ये डिटरमाइन करना है, और वो आपकी मदद से या हमारी मदद से जो है वो ये डिटरमाइन, हम उन्हें हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि ये एक स्टॉक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है या उसकी फेयर वैल्यू क्या है। अगर एक इन्वेस्टर को ये पता चल जाए कि इस स्टॉक की फेयर वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो उसे स्टॉक ख़रीदते हुए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि ये अब मुझे किस वैल्यू में मिल रहा है। जिस तरह आपने कहा कि मारी की शायद वैल्यू 4,000 4,500 होनी चाहिए, लेकिन अब वो 1,500 रुपये में ट्रेड कर रहा है, तो आज आप ये कहेंगे कि यार ये मारी इज़ माई बाय कॉल। तो बेसिकली जो आपकी ही बात को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये सोचकर कि सामने से मुझे स्टॉक में ये जो प्राइस इस वक्त, जो वैल्यूएशन अभी नीचे ट्रेड कर रही हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। लेकिन हमें शायद इसको देखना चाहिए हिस्ट्री के ज़मरे में, कि हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में इस तरीके के क्राइसिस पहले तो नहीं है। 99-2000 में भी एक क्राइसिस था, फिर 2005 में भी एक क्राइसिस था, फिर 2008 में भी क्राइसिस था। मार्केट है जो है वो 4,800 पे भी गई, मार्केट 14,000 पे भी गई, 4,800 पे गई, फिर हमने देखा मार्केट आजकल 46 और 47,000 के दरमियान ट्रेड कर रही है। हमने ये देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ मीडियम टर्म स्टॉक्स जो हैं वो अपने, जब वो फैक्टर्स जो हैं वो जब एडजस्ट होते हैं या ज़रा पॉलिटिक्स पे क्लैरिटी आती है और इकोनॉमी में क्लैरिटी आती है, तो वो स्टॉक्स अपनी फेयर वैल्यू के करीब जाना शुरू कर देते हैं। हमें सिर्फ इन्वेस्ट करते हुए ये नज़र रखनी है कि हम एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू पे कर रहे हैं, और जो उसकी फेयर वैल्यू इससे डिस्काउंट पे हम इसको बाय कर रहे हैं, यानी एक अच्छी प्राइस पे कर रहे हैं। वो जितनी ज़्यादा बेहतर अच्छी प्राइस में मिले, उससे इससे ये एक इन्वेस्टर के लिए इससे ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। बट इसमें उसको थोड़ा पेशेंस, थोड़ा टेम्परामेंट चाहिए होगा और थोड़ा फेथ चाहिए होगा कि ये स्टॉक्स जो हैं वो अपनी फेयर वैल्यू के क्लोज आना शुरू कर देंगे जैसे ही थोड़ी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी बेहतर होगी। और जिसकी हल्की सी झलक हमने जुलाई के महीने में देखी कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम हुआ, मार्केट एक महीने में 41,000 से 49,000 हो गई। कि 8,000 पॉइंट्स की रैली बहुत तेज़ी से आई है, और इसमें कुछ स्टॉक्स जो हैं वो 5% से लेकर 70% तक एक महीने में बढ़ गए हैं। तो कहने का मकसद ये कि स्टॉक्स जो हैं वो सिलेक्शन जो है वो अच्छी रखें, अच्छे स्टॉक्स में करें और थोड़ा फेथ रखें, स्पेकुलेट ना करें, तो आपको जो है वो रिटर्न्स उस हिसाब से ही कॉम्पनसेट हो जाएंगे। और आई थिंक बिज़नेस को सॉर्ट ऑफ, जब हम जैसे अभी आजकल बड़ा बर्निंग इशू है कि IPPs के साथ मुआहदे किए, आपने ठीक नहीं किए, डॉलर बेस के ऊपर किया और वो किया, लेकिन सम हाउ पीपल आर नॉट इवन रियलाइजिंग कि ये IPPs जो हैं ये सारी आपके लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। वो 3 कंपनीज़ का तो डिविडेंड देकर मैं परेशान हो गया हूँ कि कंपनी LPL की जो थी वो
17 रुपये का डिविडेंड दिया है, 20-22 रुपये की शेयर ट्रेड हो रहा था, फिर वो 32 रुपये तक गया, अभी फिर वो डिविडेंड देने के बाद फिर वो 16-17 पे आया हुआ है। PKGP पाक पावर जो थी उसने 15-16 रुपये का डिविडेंड दिया है। और ये नहीं, पिछले 3-4 साल में अगर आपने 100 रुपया लगाया था तो 100 रुपये से ऊपर का सब पावर कंपनीज़ ने आपको डिविडेंड दिया है। सो पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि प्रॉब्लम ये थी, गवर्नमेंट ने ये मसला किया, चलो कर दिया, गलत एग्रीमेंट था, नहीं करना चाहिए था। बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी बिज़नेस है। तो क्या आप बिज़नेस से लड़ के करोगे? आप ये सारे घिराव कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है भाई, बिल तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो बिजली बंद होगी तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्जेक्टिव ये बताने का है कि अगर वो बिज़नेस उसका बेनिफिशरी है तो आप बिज़नेस से लड़ने के बजाय बिज़नेस के पीछे क्यों नहीं चले जाते? आप बिज़नेस को बाय कर लें। आपको अगर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा बिल पे आ रहा है तो कहीं से आप कंपनसेट उसके डिविडेंड से तो कर रहे हैं। तो ये जो सेंस है ना पाकिस्तान में, ये है ही नहीं एक लिहाज से। वी ट्राई टू ओनली डिस्कस प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस पे कम बात होती है। अच्छा, प्रॉब्लम्स अगर हैं भी तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? कभी हम बिज़नेस साइड से नहीं देखते कि हम उसी बिज़नेस का शेयर ओनर क्यों ना बन जाए, एटलीस्ट हम भी तो प्रॉफिटेबल हो सकते उस तरीके से। तो इस पे आप किस तरह करेंगे? लेकिन भाई इंशाल्लाह आपका अगर एक कारोबार है और वो बहुत अच्छा जो है वो कमा रहा है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक, या तो मैं दूर खड़ा रहूं और ये कहूं कि यार लईक भाई बहुत पैसे बना रहे हैं, या तो मैं किसी तरीके से कोशिश करूं कि जिस तरीके की जो सक्सेस लईक भाई की है मैं भी उसको रेप्लिकेट कर सकूं। लेकिन अगर लईक भाई मुझसे ये कह दें कि भाई जो इस कारोबार के थ्रू मैं पैसे बना रहा हूं, इसके कुछ यूनिट्स या इसके कुछ स्टॉक्स या इसके कुछ हिस्से मैंने मार्केट में भी दिए हैं, अगर तुम चाहते हो तो तुम भी इसके हिस्सेदार बन सकते हो, तो टेक्निकली मैं उस सक्सेस में उसका पार्ट बन जाऊंगा। हमें स्टॉक मार्केट में कुछ 600-650 कंपनीज़ लिस्टेड हैं, ठीक है। अब इन कंपनीज़ में अभी छोड़ दें रिसर्च डिपार्टमेंट या छोड़ दें कोई एनालिसिस, आपको कोई बहुत हार्डकोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि अगर मेरी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, डी वैल्यू हो रही है, और आईटी कंपनीज़ की सारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो होती हैं डॉलर डिनोमिनेटेड, तो क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या कोई एक अच्छी कंपनी है जिसका मैं हिस्सेदार बन जाऊं, ताकि जो रेवेन्यू वो कमाती है या जो मुनाफा वो कमाती है मैं भी उसका एक पार्ट बन जाऊं, ताकि जब उसके मुनाफे बढ़े तो मेरा भी मुनाफा बढ़ जाए कि वो उसमें से मुझे कोई अपना शेयर दे दें। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट ऊपर है, तो ये एक लेमैन को पता है कि बैंक्स जो हैं वो इसके बेनिफिशियरी होते हैं, और बैंक्स जो है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस पर, सिंस उनका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, उनका एक लोन पोर्टफोलियो होता है, उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो रिलेटिवली, क्योंकि करंट अकाउंट भी होते हैं उसमें, तो ये एक बहुत लेमैन टर्म है। आपके मेरे अकाउंट बैंक्स में, हमारा कहीं ना कहीं करंट अकाउंट होगा, हमें पता है हमारे पैसे जो है वो बैंक के पास फ्री में पड़े हुए हैं, और सामने जो है वो इसको डिप्लॉय करके उस पर एक अर्निंग बना रहा है। तो ये तो एक कॉमन मैन एग्जाम्पल्स है। एक तरीका ये है कि मैं दूर से खड़ा रहकर एक बैंक को कहूँ कि यार ये वाला बैंक जो है ना वो बहुत पैसे बना रहा है। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो पैसे बना रहा है तो तकरीबन सारे ही बैंक्स की जो है वो शेयर्स लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, मैं जाऊं और कल मैं उसका हिस्सा बन जाऊं, और उसके बाद जो वो अर्निंग्स कमाते हैं, सारे बैंक्स तकरीबन डिविडेंड भी बहुत अच्छे देते हैं, तो उसके मैं डिविडेंड भी कमाऊं, और जब उनकी शेयर प्राइस ऊपर बढ़ जाए, थोड़े हालात बेहतर हों, तो मैं वहाँ से कैपिटल गेन भी कमाऊं। तो अगर मैं सिर्फ अगर दूर खड़े रहकर ये देखूँगा कि वो बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं या वो नाजायज़ कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, वो एक सोशल डिबेट अपनी जगह है, बट अगर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि कोई ऐसे बिजनेसेस हैं, जो कि बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि इस एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं। हमने देखा कि डिस्पाइट पिछला साल जो है वो बहुत टफ़ रहा है बिजनेसेस के लिए, उसके बाद भी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज़ हैं जिन्होंने अभी तक रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है अपने पिछले पूरे साल का या हाफ ईयर का, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 13% से 15% से ऊपर है। तो जब इतनी मुश्किल एनवायरनमेंट में कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अच्छे मुनाफे बना रहे हैं, और जब हालात बेहतर होंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, तो मैं क्यों आज उसका हिस्सा नहीं बनूं? तो आई थिंक इन्वेस्टर को इस पर्सपेक्टिव से सोचना पाकिस्तान में तो सर ये है ना, एक तो उम्रे और हज का आपको स्वाब मिलता है, और दूसरा स्वाब ये मिलता है कि बैंक में जो है ना, मीज़ान बैंक में पैसे रखो तो स्वाब मिल रहा है हमें और रखते भी करंट अकाउंट के अंदर है, और ये समझ नहीं आती है। मैं तो अभी भी देख रहा था मीज़ान बैंक के सेविंग अकाउंट जो है वो आपको 10% दे रहा है। चले आप थोड़ी सी
अब कोई अक्ल यूज़ कर ले, थोड़ा सा देख ले, मीज़ान बैंक का जो म्यूचुअल फ़ंड का अकाउंट है वो आपको वही 20% पे लो रिस्क के ऊपर दे रहा है। और अगर आप थोड़ा और रिस्क ले लें, एक तो प्रॉब्लम ये भी है ना, लोग रिस्क ही नहीं लेते हैं। इधर से शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। शरिया कंप्लाइंट में जब कहते हैं जी कि आपका इक्वल रिस्क है, आप ऊपर प्रॉफिट कर रहे हैं तो लॉस भी कर सकते हैं, फिर कहते हैं लॉस कर रहे हैं तो तौबा तौबा तौबा, करंट अकाउंट में रख लो भाई, हमारा लॉस ना हो जाए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी है तो शरिया कंप्लाइंट ही करनी है। तो ये बड़ा मसला है। एक जो आजकल एक दौड़ भी चली हुई है सब लोगों की, सारे क्या कह रहे हैं जी, डॉलर जो है वो 250 से 250 पे, 300 पे, अब तो सारे एक किस्म का कह रहे हैं 400 पे। और एवरीवन इज़ बेसिकली रशिंग टू बाय डॉलर्स, कि डॉलर्स कहाँ से मिल सकते हैं ताकि हम डॉलर रखें। और ये जो बात अभी आपने की है कि नोबडी इज़ लुकिंग एट कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि डॉलर में कमा रही हैं, तो हम उस पर करेंगे तो मल्टीप्लाई करके रिटर्न मिलेगा। एक एम्प्लॉई नहीं उनका डॉलर बेस है, 5000 एम्प्लॉई जैसे सिस्टम के केस में है। और सिर्फ एक आईटी नहीं है, देयर आर सो मैनी बिजनेस। जिस तरह अभी हम पावर की बात करें कि उनका रेवेन्यू डॉलर पैक्ड है, आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात कर लें तो ऑयल और डॉलर दोनों के साथ पैक्ड है। तो आप आराम से डॉलर का इम्पैक्ट अपने इन्वेस्टमेंट पे भी ला सकते हैं, जो कि शायद आप नॉर्मल उसमें नहीं कर सकते डॉलर लेने के चक्कर में। देखिए, आपने जो डॉलर की बात की, लेकिन डॉलर जिस लेवल पे अभी आ गया है, और आई थिंक एक दौड़ ही जिस तरह आपने कहा लगी हुई है, लेकिन हमें इसको ज़रा सा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है। अगर एक डॉलर आज आप ओपन मार्केट से में आई थिंक गालिबन 330 से 340 के दरमियान कहीं ट्रेड कर रहा है, और वो 400 रुपये हो जाता है, हम अभी फ़र्ज़ कर रहे हैं कि वो 400 रुपये हो जाता है, तो शायद आप 20% मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। और शायद ये एक बार कमाएंगे, हर साल ज़रूरी नहीं है कि वो 20% बढ़े। अगर ऐसा है भी तो हम ये देखें कि आज तो इस तरीके की पूरी फहरिस्त है उन स्टॉक्स की जो कि 20% से ऊपर डिविडेंड यील्ड दे रही हैं। वो 340 से 400 होगा या नहीं होगा, उस पर शायद हमें डाउट हो सकता है। लेकिन एक कंपनी जिसने पिछले साल डिविडेंड दिया है और जिसमें हम रिलेटिवली हाई प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हैं कि अगले साल भी ये 20% डिविडेंड देगा और हर साल देता रहेगा, तो ये तो मेरा ख्याल है कि गालिबन शायद आपकी जो कंफर्ट जोन है वो आपका यहाँ ज़्यादा होना चाहिए कि एक स्टॉक, मिसालन मैं आपसे बात करूँ एग्रो फर्टिलाइज़र की, हमें पता है फर्टिलाइज़र है, एग्रीकल्चर कंट्री है, जितना बाल मनाता है बिक जाता है, स्टेबल बिजनेस है। उसमें अगर वो हर साल आपको 20% डिविडेंड अगर दे देता है तो शायद डॉलर एक साल 20% से डिवैल्यू हो जाए, पीके डिवैल्यू हो जाए, शायद अगले साल हो जाए। क्या ये 20% होता रहेगा? मुझे तो सीरियसली डाउट है। लेकिन क्या आप मुझसे कहेंगे कि ईफर्ट 20% डिविडेंड अगले 2, 3, 4 साल देता रहेगा? तो मैं कहूँगा कि मेरी ज़्यादा सर्टेनिटी यह है। या आपने जिस तरह म्यूचुअल फ़ंड की बात की कि अब म्यूचुअल फ़ंड्स भी जो है वो 20% जो है वो इनकम फंड्स, कैश फंड्स जो है वो रिटर्न दे देते हैं। तो यहाँ मैं डॉलर लूँ, उसको होल्ड करने का पेन लूँ, और यहाँ पैसे जो है वो मेरे पास म्यूचुअल फ़ंड में घर बैठे मुझे अगर 20% रिटर्न मिल जाता है, तो वाई शुड आई टेक रिस्क जिसमें मुझे ये डाउट भी हो कि पता नहीं ये 400 होगा कि नहीं होगा। तो आई थिंक लोगों को अब ज़रा ऑब्जेक्टिवली ये एनालाइज़ करना चाहिए कि इस वक्त दूसरे और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इतना ही रिटर्न जो कि वो डॉलर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से मिल जाएगा, या उससे हायर रिटर्न्स भी जो हैं वो पॉसिबल हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, पाकिस्तान में ज़्यादातर अभी भी कमेंट्स में यही लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पाकिस्तान की बात करें, लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तान में रहकर आप मुल्क से बाहर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप ये बता दें कि जिस तरह इसको देखता हूँ कि लास्ट टाइम जब हमारी स्टॉक मार्केट ने पीक किया था 2017 में, तो प्राइस टू अर्निंग उस वक्त आई थिंक 12 पे थी। ऑन एवरेज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 से 9 के दरमियान पे ट्रेड हो रही होती है, तो वो एक उस पे था। आजकल वो 4 के अराउंड ट्रेड हो रही है, तो दैट मीन्स कि हम 6 जो लोअर वाली ब्रैकेट थी उसका भी तकरीबन 50% के उस पर ट्रेड कर रहे हैं। सो द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मोर मनी इन पाकिस्तान इज़ मोर, बट यू थिंक कि नहीं, डॉलर क्योंकि ऊपर जा रहा है और बाहर ही पैसे बन रहे हैं, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको ज़्यादा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं कि मुल्क से बाहर जाके इन्वेस्ट करें? देखिए, एक भी शायद जो है वो जिस वैल्यूएशंस पे यहाँ पर कंपनीज ट्रेड कर रही हैं, ऐसी वैल्यूएशंस तो बाहर ना मिल सकें, लेकिन शायद बाहर पैसा बहुत जो जा रहा है या जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो है वो सेफ्टी ऑफ कैपिटल के लिए जो है वो बाहर भेज रहे हैं।
बट वो वहाँ भेज कर जिन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न्स आई थिंक वहाँ की इंटरनेशनल मार्केट्स अगर आप वेस्ट साइड की देखें तो जिस प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रही हैं और इकोनॉमी के हालात तो उनके भी जो हैं वो वहाँ पे भी हर क्वार्टर में रिसेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है उसकी बात होती है, वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली ऑन द राइज है। बट देखिए हम तो आज यहाँ बात कर रहे हैं कि कॉमन इन्वेस्टर की, और अभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वर्सेस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अगर एनालाइज करें तो अगर एक यहाँ पर आपको एक एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस मिलता है जो कि बायर की मार्केट को ही कैप्चर करता है, लेट्स से आपकी आईटी कंपनीज़ हैं, लेट्स से आपकी टेक्सटाइल कंपनीज़ है जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छी कंपनी है हमारे यहाँ इंटरलूप है 90-95% एक्सपोर्ट करती हैं, हमारी फुटवेयर कंपनीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, हमारी निशात मिल है, जितनी आप टेक्सटाइल मिल्स ले लें मेजॉरिटी जो है वो बाहर की मार्केट्स को कैप्चर करती हैं। अगर हमें बेट लेनी है तो वो बाहर की मार्केट्स में जो है वो माल जो अपना सेल करती हैं अर्निंग्स डॉलर में कमाती हैं, यहाँ पर आपको 2 टाइम्स और 3 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग पे मिल रही हैं, रिलेटिवली बेहतर डिविडेंड डील भी है। तो आई थिंक शायद रिटर्न की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी भी हालात बेहतर हों तो यहाँ पर भी मुनासिब रिटर्न बन सकता है। बट बाहर जाना और उस मार्केट में काम करना कि जहाँ पर देखें जो यहाँ का इन्वेस्टर अगर बाहर इन्वेस्ट करना जा रहा है तो अगर सबसे पहले तो यहाँ की मार्केट्स को समझ लें, अगर वो यहाँ की मार्केट्स को सही से नहीं समझ रहा तो वो बाहर की मार्केट्स को किस तरह समझ पाएगा जो कि ऑलरेडी एक बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। तो ये सब पैसा तो बाहर निकाल लेंगे लेकिन क्या उस पैसे पर रिटर्न्स जनरेट कर सकेंगे या रिटर्न्स या उसको लॉस से बचा सकेंगे जो आज इतनी बूमिंग रियल एस्टेट प्राइसेस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, या आज इतनी 30 और 40 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे वहाँ के स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या वहाँ से रिटर्न बन जाएगा? मेरा तो सीरियसली डाउट है, आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन इट। और आई थिंक आई टोटली एग्री कि अगर आपने कोई नया ही बिज़नेस स्टार्ट करना है तो शायद नए बिज़नेस पे आपका कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट हो और आपको उसी बिज़नेस के अंदर अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी में आप देखें तो आपको शायद रिलेटिवली चीप कंपनी मिल रही हो जो कि एक मैच्योर बिज़नेस के साथ ट्रेड हो रही है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये भी आता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस भी हैं जो कि काम कर रहे हैं। मैं एक साहब को जानता हूँ 70s के अंदर कराची के अंदर कोल का ज़बरदस्त कारोबार था उनका, ऑल ऑफ ए सडन जब गैस आई तो कोल का सारा कारोबार और दे स्ट्रगल आफ्टर दैट। देयर इज़ अनदर पर्सन जिसका स्वात के अंदर बड़ा अच्छा होटल और बिज़नेस था, गर्मियों में जगह नहीं मिलती थी, उसमें सैलाब आया पूरा का पूरा, ज़मीन ही नहीं रही उसकी, ठीक है। सो देयर इज़ ए गुड सॉर्ट ऑफ रिस्क ऑन योर बिज़नेस एज वेल। और मेरे ख्याल में लोगों को ये भी समझना चाहिए कि क्योंकि आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते एज ए कंपनी एज वेल। ये मुझे काफ़ी देर से पता चला लेकिन आई हैव ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन माई ओन कंपनी कि मेरी अपनी कंपनी भी कोई एक पैसिव इनकम हो कि कोई क्वार्टर ऐसा जाता है जहाँ पे थोड़ा क्वाइट है तो आपको ना डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी जिस पे आप इन्वेस्टेड है वहाँ से भी आ रहा हो। तो इस पे किस तरह आप करेंगे कि ये बिज़नेस की भी जो एक सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, यानी उनकी अपनी, मैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी कंपनीज़ देखता हूँ एक दूसरे की कंपनीज़ पे भी इन्वेस्टेड हैं। कुछ कंपनीज़ ने तो डॉलर भी शो कराते हैं, वो अपनी गोल्ड भी शो कराते हैं एज एन एसेट, ठीक है, और ऑब्वियसली लैंड और प्रॉपर्टी को तो कराते ही हैं। सो पीपल नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि अगर आप एक किराने की स्टोर कर रहे हैं और किराने की स्टोर से अच्छा रेवेन्यू आ रहा है तो उस रेवेन्यू में से कुछ परसेंटेज आप अपनी कंपनी के बिहाफ पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कि कल को इन्फ्लेशन ऊपर चलेगी, गाह कम आना स्टार्ट हो गए तो एक एक्स इन्वेस्टमेंट थी जिससे शायद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे आपको मिल रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हम नॉर्मली बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की कि हम जो है वो स्टॉक मार्केट में 4 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर लें। हम अपने अनलिस्टेड बिज़नेस या अगर कोई जॉब कर रहा है या अगर कोई अपना कारोबार कर रहा है तो अपनी इनकम स्ट्रीम्स को भी डाइवर्सिफाई कर सकता है। अगर आज एक कारोबार है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, उसे कैश फ्लोज आते हैं तो अक्सर लोग डाइवर्सिफाई करते हैं। मोस्ट जो है कॉमन रियल एस्टेट में चले जाते हैं कि ठीक है जो अपने बिज़नेस से इनकम आई उसका रियल एस्टेट ले लिया। बट हमने ये देखा है और ख़ास तौर पर अभी तो रीसेंट मिसाल ये है कि जब हालात थोड़े से आगे पीछे होते हैं तो रियल एस्टेट की वैल्यूज़ भी सबसे पहले तो नीचे आ जाती हैं और नीचे आने के बाद वो इलिक्विड होती है।
तो शायद आपको अगर पैसों की ज़रूरत वही होती है, मतलब आपको अपने बिज़नेस में भी अगर उन कैश फ्लो की ज़रूरत हो, तो शायद वो पैसे जो हैं वो रियल एस्टेट से नहीं निकल सकें। फिर कुछ लोगों ने जो है वो करेंसीज़ में इन्वेस्ट किया, बट ये भी करेंसीज़ भी जो है वो टेम्पररी बोनेंजा है। हमने देखा है कि पिछले 10 साल 20 साल के अगर हम एवरेज PKR के रिटर्न्स निकाल लें इस पिछले 1-2 साल को छोड़ के, तो रिटर्न 6% 7% होता था डॉलर का, अगर हम एवरेज रिटर्न्स देख लें तो ये तो कुछ बैड ईयर्स हैं जिसकी वजह से हमें इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। दिस डज़ नॉट नेसेसरली मीन कि यही रिटर्न्स रेप्लिकेट करेंगे, और ये भी पॉसिबल है कि ये जो जितनी डिवैल्यूशन ऑलरेडी हो चुकी है, आगे वाले सालों में रिलेटिवली जो है वो रिटर्न शायद एनुअलाइज बेसिस पे हम देखें तो 6-7% भी ना बचे। तो बेसिकली हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्लासेस में डाइवर्सिफाइड हो, और उन इन्वेस्टमेंट क्लासेस के अंदर जो है वो फर्दर डाइवर्सिफाइड हो। तो आज अगर आपके पास रियल एस्टेट और करेंसी एक कॉमन फॉर्म है, तो दूसरा फॉर्म आपके पास एक म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए जिसमें आपके पास डेली बेसिस और मंथली बेसिस पर रिटर्न आता रहे, और उस रिटर्न्स को आप जब भी उस कैश को चाहें रिडीम करके विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास एक स्टॉक्स भी होने चाहिए कि अगर आप किसी ऐसे बिजनेसेस में हैं कि जो इस पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अगेंस्ट ऑपरेट करता है या तो उससे उसको नुकसान होता है, तो आपने कुछ पैसे उन बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट किए हों जो कि इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बेनिफिशियरी हैं। फिर फॉर एग्जांपल E&P कंपनीज, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज़ हैं, ये डिवैल्यूशन हो सकता है आपके अपने बिज़नेस में स्लो डाउन ले आई हो, लेकिन उनके बिज़नेस में तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी जा रही है। यही अगर आपका बिज़नेस अपना बिज़नेस डेट पर है और डेट कॉस्ट आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट कर रही है, तो आपने कुछ डाइवर्सिफाई बैंकिंग के स्टॉक्स में की हुई है कि वहाँ से आपकी जो इनकम्स हैं वो इसको कॉम्पनसेट कर दें। तो आई थिंक ऑब्जेक्टिवली बैठकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना चाहिए और इस तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि इन टाइम्स जब आपके अपने बिज़नेस में या अपनी जॉब में कोई इनकम स्ट्रीम्स डिस्टर्ब हों, तो बाकी सोर्सेज से जो है वो आपको इनकम्स आ जाएँ। अरे भाई, इधर मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा जो हमें जो स्टोरीज़ लॉसेस की मिलती हैं वो ये होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 के मार्केट क्रैश में मैंने सब कुछ अपना लॉस में कर लिया। मार्केट क्रैश इज़ नॉट ए बिज़नेस क्रैश, यानी कि अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स थे और मार्केट फॉर एग्जांपल क्रैश होगी, जैसा कोविड में भी हुई, 2008 में भी हुई, आपके 100 शेयर्स तो कहीं नहीं जा रहे, बिज़नेस भी उधर ही खड़ा हुआ है, तो आपको तो लॉस ठीक है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ड्रॉपिंग इन एन ओपन स्टॉक मार्केट, एक तो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो रियलाइज लॉस तो नहीं हुआ ना आपका। अगर वो रिकवरी कर जाती है तो 100 पे आपको प्रॉफिट भी होता है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो लोग सारे कह रहे थे 2008 में मैंने लॉस किया, वो लॉस क्यों करते हैं? अगर वो सेल करते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ़ यू आर होल्डिंग फॉर एग्जांपल 100 शेयर या 1 शेयर और अगर मार्केट क्रैश भी हो रही है तो बिज़नेस तो उसी जगह पे खड़ा है ना। इट्स ओनली कि ज़्यादा सेलर्स आ गए थे, कम बायर्स थे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस उसकी नीचे गई। लेकिन अगर बिज़नेस अपने रूटीन में काम कर रहा था तो बिज़नेस तो कभी भी क्रैश नहीं हुआ। कोई, मैंने तो स्टॉक मार्केट में बहुत कम देखे हैं कि बिज़नेस बिल्कुल ही बंद हो गया एक लिहाज से। देखिए, लेकिन भाई मैं फिर अपनी उस स्टेटमेंट पे आऊँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है बेस्ड ऑन किसी टिप पर या किसी पेनी स्टॉक में जिसमें आपने गलत कंपनी चूज़ कर ली है, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपने 2008 में अगर मार्केट 4800 थी या उसका लो लगा है और आज मार्केट 48,000 है, तो मार्केट तो 10 टाइम्स वहाँ से ज़्यादा बढ़ गई है। आप जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनके 2008 की प्राइसेस लें और 2023 की प्राइसेस लें और उन प्राइसेस में आप डिविडेंड और बोनस ऐड बैक कर लें, तो शायद आप कुछ कंपनीज में तो ये कह सकते हैं कि आपकी कॉस्ट जो है वो इस वक्त ज़ीरो पे खड़ी हुई है, क्योंकि जो आपने अगर 2008 में कुछ कंपनीज़ के शेयर्स लिए हों जो कि अच्छी कंपनीज हैं, कुछ अच्छे बैंक्स हैं, E&P कंपनीज है, फर्टिलाइज़र कंपनीज है, और वो आज तक आपके पास पड़े हुए हों, तो आपने उसकी कॉस्ट रिकवर कर उसमें और बहुत कमा लिया होगा। देखें, अगर आपने पैसे स्टॉक मार्केट से हट के भी अगर डबल शाह को इन्वेस्ट करने लिए दे दिए हैं, तो ये केसेस तो बहुत और जगहों पर भी आ जाएंगे। अगर आपने किसी दोस्त के कारोबार में
इन्वेस्ट कर लिए जो कि कारोबार अच्छा नहीं था, तो आपके पैसे तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन स्टॉक मार्केट में बेहतर हुई और आपने फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में किया है, तो आप देखेंगे कि ये जितने भी क्राइसिस आते हैं ये एक टेम्परेरी ब्लिप होता है। और ये स्टॉक मार्केट हिस्ट्री आपको बिल्कुल यही बताती है कि अगर एक मार्केट 2000 में 1000 पॉइंट के इंडेक्स से स्टार्ट हुई थी और 4800 में का लो अगर 15,000 से मार्केट हो गई थी 4800 2008 में, आज फिर 48,000 है। तो हमने ये देखा कि इससे ब्लिप्स आते हैं। अगर आप इसको एक किसी लॉन्ग टर्म चार्ट पे फ्रेम करेंगे तो स्टॉक मार्केट का चार्ट यूँ है, लेकिन वो बीच में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन के साथ ऊपर जाता है। तो वो फ्लक्चुएशन अगर हम उस टाइम में खड़े हुए हैं तो हमें बहुत फ्लक्चुएशन दिखती है, लेकिन हम उस चार्ट को अगर 5 साल के होराइजन पे देखें तो हमें दिखता है कि ये तो एक छोटी सी एक मूवमेंट थी, एक ब्लिप नीचे का आया था। तो मेरा एम्फेसिस फिर वही है कि अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, और अगर उसके बाद कोई टेम्पररी किसी भी वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल रीजंस हो, चाहे वो अगर बिज़नेस अच्छा ऑपरेट कर रहा है और आपको पता चलता ही रहेगा उसके क्वार्टरली स्टेटमेंट्स से कि वो कितना अच्छा ऑपरेट कर रहा है, अगर वो अच्छा ऑपरेट कर रहा है और अपने अच्छी कंपनी का शेयर्स लिया है, तो इस ब्लिप से ना घबराएं। वो स्टॉक्स जो है वो उसकी भी लाइन ऐसी ही इवेंचुअली बनेगी। बिल्कुल सही है। एक जो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जो नॉर्मली मैं हर वीडियो के नीचे देखता हूँ कि सर स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलता कैसे है, तो अगर उसको आप आंसर करेंगे कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलता कैसे है। जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक मार्केट में बेसिकली अगर इन्वेस्ट आपको करना है तो किसी भी ब्रोकर से या चेस सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहाँ पर एक अकाउंट ओपनिंग का एक टैब होगा। आजकल तो सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने वेबसाइट खोलते ही सबसे पहले ऊपर जो है वो अकाउंट ओपनिंग का टैब ही होता है। आप डिजिटल अकाउंट ओपनिंग पर जो है वो क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, CNIC नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कुछ बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आपका सोर्स ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप वहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे ही वो आप अपलोड करते हैं, आपका अकाउंट नंबर जो है वो आपको कम्युनिकेट हो जाता है थ्रू ईमेल एंड थ्रू अ फ़ोन कॉल। जैसे ही आप वो अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं चेज़ ट्रेड के नाम से, जो कि प्ले स्टोर और iOS दोनों पर है। आप जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करते हैं, आपको यूज़र ID पासवर्ड ईमेल आ जाता है। आप जब वो ईमेल से लॉगिन करते हैं, आप उस अकाउंट में जो आप फंड करते हैं, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई किन बैंक अकाउंट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे ही आप वो अकाउंट फंड करते हैं, वो बैलेंस आपको आपके ट्रेडिंग ऐप में शो हो जाएगा और आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आइडियाज़ विथ रिगार्ड्स टू रिसर्च हमारी जो है वो अपने सारे क्लाइंट्स को जाती है, कोई भी आपको ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ चाहिए हो, तो वो आप जो है वो हमारी टीम से ले सकते हैं। ये किस तरह कितने टाइप के अकाउंट होते हैं कि सहूलत अकाउंट भी है ना, जिसमें मिनिमल आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है? देखिए, जिसमें अगर कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स होते हैं या रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं या हाउसवाइफ्स होती हैं, जिनको या ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास रेडिली सोर्स ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट यानी उनकी सैलरी स्लिप या बिजनेस लेटर अवेलेबल नहीं होता, तो एक सहूलत अकाउंट ओपनिंग है जिसमें आप 8 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या 8 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं साल में हर साल 8 लाख आप कर सकते हैं। नहीं, टोटल अकाउंट साइज इन्वेस्टमेंट का 8 लाख रुपए हो सकता है। और जब आप 8 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल अकाउंट की तरफ जो है वो मूव हो जाते हैं। जो 8 लाख रुपए का अकाउंट है वो सिर्फ आपकी 3-4 बेसिक डिटेल, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और बैंक अकाउंट नंबर से खुल सकता है। और लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट करने के लिए आपको फिजिकली किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोबाइल फ़ोन्स पे आप डिजिटली दुनिया भर में कहीं पे भी बैठकर आप शेयर परचेज या बिल्कुल एक ऐप के थ्रू हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन मेरे जहन में वैसे आ रहा था कि अगर आप पाकिस्तान में देखें, अभी भी लेस दैन 0.01% पीपल आर इन्वेस्टिंग, ठीक है, और मुझे समहाउ ये लगता है कि हम वैल्यू ही नहीं बता सके। अगर कोई बंदा आकर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है तो समहाउ लोगों को ये लगता है कि वो अपना मंजन सेल कर रहा है, वो अपना बिज़नेस सेल कर रहा है। हालांकि चलता फिरता बिज़नेस है, डिविडेंड आपके जेब में जाएगा, प्रॉफिट आप कमाएंगे, जो इतने हालात टफ हुए हैं उसमें हेल्प आपको मिलेगी। आपके ख्याल में क्या ऐसी क्यों हम अभी तक ना इन्वेस्टमेंट को इतना हम फ़रोग या उसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर हम फोकस ही नहीं कर पाए कि अभी तक उतने इन्वेस्टर्स हमारे प्लेटफॉर्म या स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए अभी तक? देखिए, जो मैं सबसे बड़ा रीज़न जो इन्वेस्टर बेस उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाया पिछले कुछ सालों में, वो लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है।
वो शायद इन्वेस्टमेंट को या स्टॉक को समझना, और पहले कुछ सालों में तो ये डिजिटल मीन्स ही नहीं हुआ करते थे जिससे एक मैसेज जो है या एजुकेशन जो है वो मासेस तक पहुंच सके। अब आपके चैनल के थ्रू जो है वो अब ये एक वीडियो जो है वो कितने सारे लोग साइमल्टेनियसली देख लेंगे और वो एजुकेट होंगे। तो आई थिंक अब जो ये इनिशिएटिव्स, अब ये जो एफर्ट्स शुरू हुए हैं, ये मैसेज जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, अवेयरनेस आएगी, लोग खुद स्टडी करेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। तो आई थिंक शायद मैं इसको इस तरीके से टर्म करूँगा कि अब ये एक नई वेव जो है वो आगे आते हुए शुरू हो रही है। थोड़े से मुल्क की इकनॉमी और पॉलिटिकल हालात भी जो है वो इस चीज़ पर असरअंदाज होते हैं, बट हम देखेंगे इंशाल्लाह जैसे ही आगे थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होती हैं तो हम ये इन्वेस्टर बेस जो है बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ देखेंगे। अली भाई, जब से मैंने प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट किया मैं बेरेशी देख रहा हूँ, ठीक है। मैं हर तीसरे महीने पे जाके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी ही इन्वेस्टमेंट को कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन मुझे ये समझ आ गई है एक लिहाज से कि इट्स नॉट, ये जो इन्वेस्टमेंट को हमने एक हावी किया हुआ ना अपने सर के ऊपर, मेरी वो चीज़ें इन्वेस्टेड हैं जो कि शायद मुझे अगले 1 साल 1.5 साल तक नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट से ये हो कि ये मेरा घर चलाएगी या मेरे ऑफिस के ख़र्चे निकालेगी, तो ये मेरी गलती है, इसमें मार्केट का कोई कसूर नहीं है। लेकिन समहाउ ये जब प्लेटफॉर्म और एजुकेशन और ये हम बना रहे हैं, जिस तरह भी हम स्पेसेस कर रहे हैं, स्पेसेस के अंदर आप जैसे लोग आके बिज़नेस को इतने आसान तरीके से बताते हैं, तो समहाउ अब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं यार कि हम शायद ये इन्फॉर्मेशन हम तक उस तरीके से पहुंची ही नहीं है। हमें तो यही बताया गया था ये नंबर गेम है, नंबर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे गिरेगा तो लॉस होगा, नीचे गिरेगा तो आपके सारे पैसे। प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है कि आपका ₹1,00,000 से अगर आपको गलती से 25% का प्रॉफिट हो गया, आप पूरे मोहल्ले से जाके ना लाख रुपया लेते हो, फिर आप इन्वेस्ट करते हो और खुदा ना खास्ता वो 20% नीचे पे जाता है तो मोहल्ले वाले आपके घर के बाहर खड़े होते हैं और फिर आप रोते पिटते हो और पूरे मोहल्ले को पता होता है इसने स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे, वहाँ नहीं करना क्योंकि इसने भी लॉस किया था। प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपनी एक रिस्क कैपेबिलिटी का ही नहीं आइडिया। हमने आज रात को सोना है, स्टॉक में जो इन्वेस्ट किया हुआ है सुबह हम ना डबल शाह बांध के ना डबल हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी 4 लाख रुपए की सैलरी है, इन्वेस्टमेंट उसकी 2 लाख रुपए की है, टेंशन उसको 2 लाख की ज़्यादा है, उसको 4 लाख के स्किल्स के ऊपर फोकस करने का टाइम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ना एक पर्सपेक्टिव एज एन इंडिविजुअल, एज ए बिज़नेस, हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और जिस तरह के हालात हो गए हैं, हम सारे सड़कों पे निकल आए हैं कि हालात ख़राब हो गए हैं। शायद हमें 10-15 साल पहले वो डिसीजन लेने चाहिए थे कि हम कंपैरेटिवली अभी बेहतर पोजीशन पे होते, हमारी कोई पैसिव इनकम की स्ट्रीम बनी होती, प्राइमरीली जो हमारी स्किल्स हैं हमें उस पर फोकस करना होता ताकि हम उससे ज़्यादा पैसे जनरेट करें, रादर दैन हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिलाई करें कि वो इन्वेस्टमेंट हमें डबल रिटर्न दें। हम तो ख़ुद कितने कैपेबल हैं ही नहीं, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़। और लोग यहाँ पे मैं अगेन इन्वेस्टर एजुकेशन की बात करूँगा। स्टॉक मार्केट में आना बड़ा ईजी और लोगों को लगता है कि पैसे होना इज़ ए मेन थिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरा आइडिया या मेरा बिलीफ है, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं आप बहुत पैसे बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास वो सही इन्फॉर्मेशन है जो आपको पैसे बनाने में हेल्प करते। लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आपको लगता है, जिस तरह नॉर्मली एक मैंने पोल भी किया था कि अगर आपने करोड़पति बनना है तो आपको कितने पैसे चाहिए, सब ने कहा जी आपको अभी 50 लाख रुपए चाहिए तो करोड़पति बनेंगे। लेकिन एक्चुअली एंड में पता ये चला गया 10,000 रुपये कंसिस्टेंट डिसिप्लिन तरीके से आप इन्वेस्ट करते रहते आप करोड़पति बन सकते हैं। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन वो हमने इस तरह का उस पर किया हुआ ना कि हमारी जो हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट में हमारे हाई बहुत इतनी ज़्यादा होप्स होती हैं, और जब वो नहीं होती ना, और वो इवेंचुअली आपके फ्रेंड फैमिली में यही होता है कि यार अली साहब आज नहीं आए क्योंकि उनकी स्टॉक की इन्वेस्टमेंट लॉस पे चली गई है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट लीवरेज आप लेंगे, कर्ज़ा आप ले लेंगे, कर्ज़े के ऊपर आप चाहते हैं कि यार लाख पे नहीं मैं 10 पे ज़्यादा पैसे बनाऊँ, लाख पे तो मैं कर ही लूँगा। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यहाँ पे बंदे आके मार खा लेते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट पे ना जिस तरह हम लोग आके एडवाइस करते हैं या जो बिज़नेस आके एडवाइस करता है, समहाउ हमारा फोकस ज़्यादा होता है कि आप अकाउंट खोलें, आप अकाउंट खोलें। हम उसकी वैल्यू नहीं बता पाए अभी तक कि ये आपके लिए ज़रूरी है। हम तो एक शॉप है, जिस तरह आप माशाल्लाह चेज़ सिक्योरिटी एक शॉप है कि इस वैल्यू को लेने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, आप परचेज़ करेंगे, आपकी ओनरशिप आएगी, जब डिविडेंड मिलेगा तो आपको मिलेगा, जब बोनस मिलेगा तो आपको मिलेगा। तो ये चीज़ ना लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जो शॉप्स बनी हुई हैं, दीज आर लाइक
नॉर्मल शॉप्स, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आएँ और हम आपको ही वो करेंगे. समहाउ आई थिंक वी आर नॉट एबल टू मार्केट दिस. एक चीज़ जो आखिर में जाते जाते आई थिंक काफ़ी लोग अभी ये भी देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट पे बेनिफिट आपको कितने तरीक़ों से मिल सकता है. क्या क्या तरीके हैं जिससे हम एज ए प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? देखिए, स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स के 2-3 तरीके होते हैं. एक तरीका ये होता है कि आपने एक स्टॉक जो है वो 10 रुपये का लिया है, वो 12 रुपये का हो जाए और आपने वो स्टॉक बेच दिया और 20% जो है वो उस पर आपने मुनाफा कमा लिया. दूसरा तरीका एक ये है कि आपने 10 रुपये का स्टॉक लिया है, वो आपके पास जो है वो पड़ा हुआ है, उस पर हर साल जो है वो डिविडेंड इनकम आती है. डिविडेंड इनकम का मतलब ये है कि एक स्टॉक जो आपने 10 रुपये में लिया है उसने 5 रुपये का मुनाफा कमाया और उसने 5 रुपये का मुनाफा कमा के 2 अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिया. तो वो 2 रुपये जो वो बांटता है या पे आउट करता है उसको हम डिविडेंड इनकम कहते हैं. और 10 रुपये पे आपको 2 रुपये डिविडेंड इनकम आ गई, जो 20% का रिटर्न बन गया आपका. तीसरा तरीका एक ये है कि उसने कहा कि जो 10 रुपये है, मैं जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मैं उसको इसी कंपनी के बोनस शेयर्स यानी इसी कंपनी के और शेयर्स कंपनी देती है. और अब आज आपके पास 10 शेयर्स नहीं, अगले साल आपके पास 12 शेयर हो गए, फिर अगले साल उससे 14 शेयर हो गए. तो वो पे आउट जो है वो शेयर्स की फॉर्म में थे या बोनस शेयर्स की फॉर्म देते रहे. तीसरा जो कि एक है तो एक फॉर्म ऑफ पे आउट ही, बट इसको जो है वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं. वो है राइट्स अनाउंसमेंट, जिसमें वो कंपनी कहती है कि मैं एक नया प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, मुझे जो है वो उसमें पैसों की ज़रूरत है, तो आपका ये शेयर 10 रुपये का मार्केट में ट्रेड कर रहा है, एक काम करें, मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देती हूँ कि ये 5 रुपये के हिसाब से इस कंपनी के और शेयर्स ले लें. तो हमें 5 रुपये दे दें और वो कंपनी के और शेयर्स ले लें, और उससे जो पैसे आएंगे वो हम अपनी एक्सपेंशन में यूज़ कर लेंगे. तो ये सिंस इसमें इन्वेस्टर को और पैसे देने होते हैं तो शायद वो ये अप्रिशिएट नहीं होता, बट ये इट इज़ अ राइट कि आप उसी ही बेहतर कंपनी में डिस्काउंटेड वैल्यू पर एक और अमाउंट की शेयर होल्डर बन जाए. बट बहुत कॉमन फॉर्म्स ऑफ पे आउट इज़ कैपिटल गेन, डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स. और ज़्यादातर तो कंपनीज ऐसी भी है, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि वो 3-4 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको पे आउट्स में ही दे देती हैं. तो रिस्क आपका रह गया वैसे. बिल्कुल. और अभी तो ट्रेंड जो है वो बायबैक का भी हुआ है. ये 4था या 5वां फॉर्म ऑफ रिटर्न आ गया, जिसमें एक कंपनी कहती है कि मैं अपनी ही शेयर्स मुझे इतने जो है वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि मैं ये कंपनी जो है वो बायबैक कर रही हूँ. और इससे बड़ा सिग्नल क्या होगा किसी के लिए? जी बिल्कुल, कि मैं एज ए कंपनी कहूँ कि यार मुझे अब रादर देन कि मैं एक्सपेंड करूं, मेरा अपना कैपिटल अपने ही शेयर्स दोबारा ले लूँगा, तो मेरी ज़्यादा ओनरशिप होगी, तो जब मैं बेनिफिट दूंगा तो मुझे ही ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा. बिल्कुल ऐसा ही है. और बायबैक बेसिकली अभी रिसेंटली कोई हमने एनेबल किया, ये पहले भी कंपनीज वैसे करती थी? देखिए, पहले भी बहुत सालों से ये बायबैक जो है वो होते आ रहे हैं, बट जो है वो इतने कॉमन नहीं था. हमने देखा कि आई थिंक गालिबन अगर मुझे सही आता आ रहा है तो यूनिलीवर ने बायबैक किया था अपना शेयर. ये एक बहुत जो है वो एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है बायबैक की. बट अभी सिंस कंपनीज़ की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ गई हैं, और कंपनीज़ जो कि कैश रिच हैं वो ये कह रही हैं कि हम रादर देन एक्सपैंड करें, हम अपनी ही शेयर्स जो है वो मार्केट से जो है वो वापस ले लेती हैं, विच इज़ वन फॉर्म ऑफ पे आउट. कि पहले अगर कंपनी के शेयर्स 10 शेयर्स लिस्टेड थे मार्केट में और वो उसमें से 2 शेयर्स बायबैक करके इसको कैंसिल आउट कर देती है, तो अगर कंपनी 10 रुपये कमाती थी और वो 10 शेयर्स में या 10 शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब वही मुनाफा 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो आपका टेक्निकली अर्निंग पर शेयर जो एक इन्वेस्टर की है वो अब वो ही मुनाफा कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो ये एक फॉर्म का ऑफ पे आउट ही है. और अब जो मार्केट इतने अट्रैक्टिव लेवल्स पे ट्रेड कर रही है, तो अब ये काफ़ी कंपनीज जो है ने अपने बायबैक की हैं. पहले भी होते थे बट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थे, क्योंकि मार्केट जो है वो 8 टाइम्स 7 टाइम्स 10 टाइम्स के पी पे ट्रेड करती थी. बट आज जो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, तो कंपनीज अब बहुत ज़्यादा आकर जो है वो अपने ही शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं. गुड सिग्नल कि ये कंपनी जो बायबैक कर रही है ये अच्छे लेवल पे है, तभी ये खुद ही डिसीजन ले रही है बायबैक का. देखें, हमने तो ये देखा है कि एक बार अगर एक मालिक को पैसे मार्केट से मिल गए हैं और उसने इन्वेस्टर के पैसे ले लिए हैं और वो पैसे उसके पास हैं, तो वो पैसे इन्वेस्टर्स को वापस क्यों लौटाएगा?
वो सिर्फ उसी सूरत में उसका अपने शेयर्स वापस लेगा जब उसको ये लग रहा हो कि भाई मेरा बिज़नेस में ही मुझे इतनी ग्रोथ लग रही है, या मेरी ही कंपनी इतनी अट्रैक्टिव है कि ये जो शेयर्स मैंने पहले जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने इनसे पैसे लेकर इनको दिए थे, आज मैं इन्हीं को पैसे वापस करके इनसे अपने शेयर्स वापस ले लेता हूँ। तो आई थिंक इससे बड़ा सिग्नल तो कोई नहीं होगा। और क्योंकि इन्फ्लेशन पीक पे है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, तो जो बंदा जिसके पास वो शेयर हैं वो खुशी खुशी मालिक को दोबारा दे रहा है जी, और मालिक भी खुशी खुशी ले रहा है कि यार। और अच्छी बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अनाउंस करके ले रहे हैं कि लकी सीमेंट ने इतने शेयर्स लेने हैं, आगा खान फाउंडेशन ने हबीब बैंक में उनका डिविडेंड नहीं उनको मिला, उन्होंने री इन्वेस्ट किया शेयर्स के अंदर, 35-40% बता के स्टॉक की अप्रिसिएशन हो रही है। लेकिन हमारे मुल्क की महंगाई पीक के ऊपर है, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और हमारा फोकस ही डिफरेंट साइड पे है। जहाँ पे बिज़नेस और पैसे बन रहे हैं वहाँ पे हमारा फोकस ही नहीं है। क्या ऐसा ही है। तो हबीब बैंक अगर 2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है और हमें ये सामने दिख भी रहा है कि मालिक जो है वो ये शेयर्स ले रहा है, और शायद ये इस वैल्यूएशन पे इसी वजह से ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन ये है। अगर ये ना हो तो कोई आपको ये शेयर 2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे कौन बेचेगा? तो आई थिंक यहाँ पर तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इस वैल्यूएशंस पर बाय करे और ये थोड़ा फेथ रखें कि ये मुल्क जो है वो देर से या अपने टाइम पर जो है वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होगी, तो मार्केट जो है वो वही बेहतरी जो है वो मार्केट प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा अली भाई, अब आप आए हुए हैं तो थोड़ा करंट मैक्रो इकोनॉमिक और कंट्री की जो सिचुएशन है उस पर अगर ब्रीफली थोड़ा बता दें कि हाउ यू आर लुकिंग एट थिंग्स राइट नाउ। देखें, हम पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी रफ पैच के थ्रू गुजर रहे हैं। एक एनकरेजिंग चीज़ जो हुई है वो IMF का प्रोग्राम जो है वो हमें एक प्रोग्राम मिल गया है 9 महीने का। जून तक तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बातें डिफ़ॉल्ट की हो रही थी, बट अब हमें एक 9 मंथ्स का प्रोग्राम मिला है और वो प्रोग्राम बैक्ड बाय रिफॉर्म्स जो है वो रिफॉर्म्स की गाइडेंस है IMF की, जिस पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने ये देखा कि बिजली की प्राइस बढ़ाते हुए हमने जो है वो बढ़ा दी, ज़रा डिले नहीं किया। हमने पेट्रोल की प्राइसेस जैसे ही आ रही है हम उसको जो है पास ऑन कर रहे हैं, और इस तरीके के और स्टेप्स हैं। SIFC का एक फोरम बन गया है जिसको आपकी मुल्क के जो भी इम्पोर्टेंट या जो लोग मैटर करते हैं वो उनको हेड कर रहे हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से हो, वो सारे एक फोरम पर है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और उन्होंने टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि उनको किन सेक्टर्स में जो है वो और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई बात इस वक्त ये नहीं हो रही है कि हम फर्दर उधार इस कंट्री से जाके ले आएंगे। अब बात इन्वेस्टमेंट पे हो रही है कि हम सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, जो कि एक अच्छी साइन है। शायद इतना पेसिमिज़म है तो हम ये कहें कि यार कुछ नहीं होता, बट आई थिंक अगर इनमें से जो जिस ट्रैक पर चीज़ें जा रही हैं और जो प्लान्स है उसमें से अगर 10-20% भी एग्जीक्यूट हो जाता है तो आई थिंक हम जो है वो दोबारा एक रिकवरी मोड हमारी इकोनॉमी में स्टार्ट हो जाएगी। और आई थिंक आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होगी। अभी एक पूरा केटे का सेटअप आया है और एक नया होगा, उसके बाद हमारे पास इलेक्शंस हैं, तो ये ट्रांजिशन होता है जिसमें थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज़्यादा होता है। बट आई थिंक अगर हमें सिर्फ ये नज़र रखनी है कि जो इकोनॉमी में फ़ैसले लिए जा रहे हैं बैक्ड बाय IMF गाइडेंस या backed by the guidance by the finance minister और the State Bank of Pakistan, तो आई थिंक अगर हम उस स्टेप्स में सही वो स्टेप्स ले रहे हैं तो आई थिंक इकोनॉमी में जो रिकवरी है वो फॉलो थ्रू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सही स्टेप लें और उसके जो है वो रिज़ल्ट्स ना आए। तो अगर आप सही स्टेप ले रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट्स भी आएंगे, शायद उसकी रिफ्लेक्शन हमें कुछ टाइम बाद दिखेगी। बट अगर हमने इसी तरह गैस सेक्टर के रिफॉर्म्स भी कर दिए, एनर्जी सेक्टर्स पर हमने देखा है कि एनर्जी मिनिस्टर्स ने हालिया में इंटरव्यू जो दिया है जो काफ़ी इनकरेजिंग है कि वो डिटरमाइंड है कि इस सेक्टर को सही करेंगे। तो आई थिंक अगर डिलीवरी इसमें हमें दिखना शुरू होगी तो इकोनॉमी भी हम देखेंगे कि रिकवरी की तरफ आ जाएगी बहुत जल्द। और बाय द वे ये जो सारी प्राइसेस पब्लिक के ऊपर जा रही है, दिस इज़ यानी गवर्नमेंट की तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना। पहले क्या करते थे, आप सब्सिडाइज़ करते थे
आप अपने आप को एक किस्म का वल्नरेबल करते थे और फिर आप IMF के पीछे भागते थे कि आप वो कर दो। इस दफ़ा क्या हुआ है जो कि पब्लिक में काफ़ी एक सॉर्ट ऑफ गुस्सा भी नज़र आ रहा है और बनता भी है एक तरह से, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव इस तरह से है कि अभी जो आपको फिज़िकल डेफिसिट वगैरह उस तरह था वो सारी चीज़ें आप पास ऑन कर रहे हो और आप कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशन में हो कि IMF को भी नज़र आए कि आपने कोई चीज़ दिखाई है तो वो करे। एक चीज़ जो मैं बार बार सोचता हूँ कि इतना टफ़ टाइम तो IMF ने कभी नहीं दिया पाकिस्तान को, ये नहीं कि हम पहली दफ़ा जा रहे हैं, लेकिन ये क्या जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है इसका कि जो पहले फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में आपकी एक सॉर्ट ऑफ होता था US की वजह से, तो देर एक सॉर्ट ऑफ आपको ना IMF से रिलीफ मिल भी जाता था। अब क्योंकि उस तरह की चीज़ नहीं है तो IMF की तरफ से भी आपको उतना ही टफ़ टाइम मिल रहा है जितना आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और इसी ये दिस कुड बी अ पॉजिटिव फॉर द कंट्री एज वेल कि कभी हम इन्वेस्टमेंट लाने की बात नहीं करते थे, हमें पता था बस हो जाएगा और चलता भी था। तो इसीलिए हम थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट बेस और बिज़नेस ओरिएंटेड थोड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि अब हम अपने पैरों पे खड़े होने की बात करें रादर देन हम फिर बैसाखी पे खड़े होकर वो चलने की बात नहीं कर रहे। एक भी देखें बात जो आपने IMF की और जियो पॉलिटिकल, देखें हमें तो सिंपल, हमें ये नहीं देखना शायद अभी कि जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हमें तो अपना कंडक्ट देखना है। अगर मैं हर बार इतने सालों से एक ही इंस्टीट्यूशन से उधार लेता हूँ और हर बार जब मैं उधार लेने जाता हूँ तो मुझसे ये कहता हूँ कि सर मैंने अपनी करेंसी को भी जो है वो ओवर वैल्यू रखा है, मैंने ना ही इंपोर्ट्स पे कोई काम किया है ना ही एक्सपोर्ट्स पे कोई काम किया है, मैंने फिस्कल डेफिसिट मेरा जो है वो आसमान पर है, मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पर है, मेरी स्टेट ओन एंटिटीज़ ब्लीड कर रही हैं। तो बेसिकली आप एक विशेष साइकिल में ही जाते हैं और एक वक्त पर जाकर उससे भी थोड़ा सा हार्श होना होता है कि अगर आप वही गलतियाँ जो कि आप पिछले 4, 5, 7 प्रोग्राम्स में करते आ रहे हैं दोबारा ही वही गलतियाँ करके दोबारा उनके पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो हार्श होगा। और इस बार उसने ये कहा है कि प्रोग्राम मिलने के बाद आप जो है वो शायद आपकी इम्प्लीमेंटेशन वीक हो जाती है, तो आप जो है वो प्रोग्राम मिलने से पहले बहुत सारे स्टेप कर लें ताकि आगे जो है वो काम करने के लिए चीज़ें कम हो और आगे सिर्फ आपको जो आपने काम पहले कर लिए हैं उसको ट्रैक पे रखना है, उसको फॉलोअप में रखना है। तो आई थिंक इस बार का थोड़ा सा प्रोग्राम जो है वो इस वजह से डिले था कि इसमें आपने जो है वो बहुत सारी चीज़ें पहले कर ली थी और आगे आप सिर्फ आप वो उनको कंटिन्यू रखना है और छोटी मोटी जो है वो और चीज़ें करनी है अगले रिव्यू में। तो आई थिंक शायद इस वजह से ये प्रोग्राम में टाइम भी लगा और थोड़ा सा हार्श भी लगा, बट आई थिंक चीज़ें तो उन्होंने वही करवाई है जो कि पिछले इतने सालों से वो करवाते रहे हैं। अब आप आए हैं तो अब आप ये बता दें कि व्हाट आर द सेक्टर्स विच यू थिंक विल परफॉर्म इन द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म, जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अभी? देखिए मैं अभी जो हूँ वो रेकमेंड ये करता हूँ कि पोर्टफोलियो बनना चाहिए विथ मिक्स ऑफ डिफेंसिव एंड ग्रोथ स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक वो जिनकी स्टेबल अर्निंग्स हो, स्टेबल डिविडेंड यील्ड्स हो, ग्रोथ वो स्टॉक्स जिनकी शायद डिविडेंड यील्ड अच्छी ना हो लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है और स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली जो टॉप सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर E&P कंपनीज़ हैं, यहाँ पर बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है और सीमेंट कंपनीज़ है। सीमेंट थोड़ा सा ग्रोथ सेक्टर में आ जाएगा लेकिन उसमें जिस तरीके से सेक्टर के पास प्राइसिंग पावर है और जिस तरीके से कोल प्राइसेस जो है वो शार्पली नीचे आई हैं और रिटेल प्राइसेस वहीं पे खड़ी हुई हैं, तो कंपनीज़ के रिलेटिवली मार्जिन्स थोड़े बेहतर हैं जिसकी वजह से हम इनमें स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे आने वाले महीनों में। और जो आपका कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है वो इंटरेस्ट रेट्स का बेनिफिशियरी है, जो आपका E&P सेक्टर है वो ऑयल प्राइसेस का और डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज़ का बेनिफिशियरी है। जो आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसमें स्टेबल फर्टिलाइज़र की डिमांड है, आप एग्रीकल्चर कंट्री है। और पांचवा सेक्टर IT है जिसमें डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज़ है, एक्सपोर्ट अर्निंग्स है, तो वो सेक्टर भी जो है वो, ये 4-5 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि जिसमें एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो इसमें आपको कैपिटल गेन भी अच्छा हो जाएगा और डिविडेंड स्टॉक्स भी अच्छे हो जाएंगे। आपको लगता है कि $400 का हो जाएगा? देखिए मेरा तो ये ख्याल बिल्कुल नहीं है कि $400 का होगा। मेरा ख्याल है कि जो हमने डिवैल्यूएशन पिछले साल हो गई है और जो अब है वो काफ़ी है और हमने इसका इम्पैक्ट करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हुए देख भी रहे हैं। फिर भी शायद हमें कहीं पर डॉलर को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई थिंक जो IMF की गाइडलाइंस हैं और मार्केट को अपने इक्विलिब्रियम जो है वो खुद डिटरमाइन करना चाहिए, वो 305 हो, 295 हो या 320 हो। हम ये देखेंगे कि जैसे ही थोड़ी से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के फ़्लोज़ आएंगे
जैसे ही हमारे पास रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स थोड़ी बेहतर होना शुरू होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि डॉलर वन वे ऊपर ही है, ये वापस भी आ सकता है। हमने ये एग्जांपल श्रीलंका में रिसेंटली देखी है कि जब वो डिफ़ॉल्ट के करीब गया तो डॉलर जो है बहुत तेज़ी से डिवैल्यू हुआ, लेकिन जब उनको प्रोग्राम मिल गया और जब उनके पास इन्वेस्टमेंट के इन्फ्लोज आना शुरू हो गए तो करेंसी में बहुत ज़बरदस्त किस्म की करेंसी वापस भी आई है। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म में हमारी करेंसी किसी भी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा डिवैल्यू हो भी जाती है, तो जैसे ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के फ़्लोज़ आने शुरू होंगे, हम ये देखेंगे ये करेंसी वापस भी आते हुए देखेंगे। तो हमें आई थिंक नज़र जो है वो अच्छी कंपनीज़, अच्छे सेक्टर्स पे देखनी चाहिए और स्पेक्यूलेटिव चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इलेक्शन टाइम पे होंगे अली भाई? सर टाइम, सवाल ये है कि अब वो टाइम क्या है। वो टाइम जो है वो अगर हम अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसमें, बट शायद इसका पॉजिटिव एंगल ये है कि केयरटेकर सेटअप को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो उन्होंने IMF के साथ एग्रीड की है और जो जिन डील्स पे वो काम कर रहे हैं SIFC के फोरम से, तो थोड़ा सा उनको टाइम मिल जाएगा उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का और एग्जीक्यूट करने का। और बट अगर आप मुझसे ये पूछें कि इलेक्शन इंडेफिनिट पीरियड के लिए डिले हो गए हैं या ये 2024 के सेकेंड हाफ में जा सकते हैं, तो आई डाउट इट। मुझे लगता है कि 2024 के अर्ली हाफ में जो है ये हो जाएंगे। चलें, थैंक यू अली भाई, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन आपके साथ रही एज़ यूजुअल। अगर आप लोग चेज़ सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका URL दे दूंगा। यू कैन ओपन योर अकाउंट विद चेज़ सिक्योरिटीज़ एज़ वेल। आप लोगों की कोई सजेशन है इस पॉडकास्ट के बारे में या किस तरह के टॉपिक्स आप इसमें डिस्कस करना चाहते हैं, सो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। थैंक यू।